स्टार्ट करिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ हाइड्रोलिक मशीन की क्लासेस अब हमारी चल रही है, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे टरबाइन। अगर लास्ट सेशन की बात करें तो मैंने आपके साथ इंपल्स टरबाइन को पूरा डिटेल में डिस्कस करा था, एक एक कंपोनेंट्स के मतलब उसमें जो भी इंटीग्रल पार्ट थे सारे पार्ट्स के बारे में आपको बताया। इसी के साथ हमने सारी एफिशिएंसीज को डिस्कस करा, कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करा और उस चैप्टर को मतलब जो इंपल्स टरबाइन वाला चैप्टर था वो पूरा क्लोज कर दिया है। अब टरबाइन में सेकंड चैप्टर आपका कौन सा है? रिएक्शन टरबाइंस। तो रिएक्शन टरबाइन को हम स्टार्ट करेंगे। और रिएक्शन टरबाइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है फ्रांसिस टरबाइन है, कैप्लान टरबाइन है और इसी के साथ साथ ड्राफ्ट ट्यूब, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है हम रिएक्शन टरबाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो ड्राफ्ट ट्यूब थ्योरी भी आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये बात मैं मान सकती हूं कि इंपल्स टरबाइन में 100% सारी की सारी चीजें समझ आ गई? सर जी टैंक से लेकर हर एक चीज जल्दी से बताओ मुझे। इंपल्स टरबाइन में सब क्लियर है? फटाफट आंसर करिए। उसके बाद हम जो है ना रिएक्शन टरबाइन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रिएक्शन टरबाइन में जो भी बेसिक पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दोनों ही अवेलेबल होगी। वाटर जो है आउटवर्ड टू इनवर्ड भी जा सकता है, इनवर्ड टू आउटवर्ड मतलब इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइंस भी हो सकती हैं और आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइंस भी हो सकती हैं। फिर हमने केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब सबको हमने समझ लिया। केसिंग किससे बनी होती है, काम क्या होता है, गाइड मैकेनिज्म का काम क्या होता है, रनर का क्या काम है, ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम है, और एक हमने यहाँ पर बेसिक पिक्चर भी देख ली और हमें यह भी समझ आ गया कि यहाँ पर जो हम केसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज द स्पाइरल केसिंग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं रिएक्शन टरबाइन में, ठीक है। आज थोड़ा सा रिपीट करा दीजिए, अरे पूरा पढ़ाएंगे बेटा, पूरा पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसिस टरबाइन की, बट उससे भी पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं आपको समझा देती हूं। सबसे पहली उसमें से चीज क्या आती है? डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ रिएक्शन हमको बताती है टोटल एनर्जी चेंज, ठीक है। टोटल एनर्जी में से कितना हमने प्रेशर एनर्जी का चेंज डेवलप करा। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है? प्रेशर एनर्जी चेंज टू दी टोटल एनर्जी चेंज। पहले तो ये समझ लो है क्या, ठीक है। अगर आप टोटल एनर्जी देखोगे तो आइलर इक्वेशन से टोटल एनर्जी निकाली थी, क्या निकाली थी? VW1U1 माइनस VW2U2, याद आ गया होगा सभी लोगों को। ये कौन सी एनर्जी थी? टोटल एनर्जी थी। किसके पास थी? रोटर के पास थी। इस टोटल एनर्जी में क्या आप प्रेशर एनर्जी का चेंज लेके आ रहे हो? प्रेशर एनर्जी चेंज कर रहे हो? आपको भी पता है कि मैम जब यहां से जब ये फ्लूइड इस तरीके से गाइड मैकेनिज्म से होता हुआ पास होगा और इसी के साथ साथ मैम जब ये केसिंग से होता हुआ पास होगा तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? एरिया को डिक्रीज कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर लेंगे, प्रेशर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे। तो क्या आप ये बात मानते हो कि रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर एनर्जी का चेंज आपको देखने को मिलेगा? और ये जो चेंज हो रहा है कहां से आ रहा है? टोटल एनर्जी से। तो हमेशा ध्यान रखो डिग्री ऑफ रिएक्शन हमें बताता है कि टोटल हमने कितना प्रेशर एनर्जी का चेंज करा डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी चेंज। जो टोटल एनर्जी है हमारे पास उसमें कितना हमको प्रेशर एनर्जी चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। दिस इज द फॉर्मूला। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं पेल्टन टरबाइन की बात करूं तो क्या पेल्टन टरबाइन में कोई भी प्रेशर एनर्जी का चेंज आया था? जल्दी से मुझे बताइए। अभी फ्रांसिस की बात करी आयान जी? नहीं करी ना, तो अभी मत पूछिए फ्रांसिस के बारे में कुछ। जब मैं फ्रांसिस आपको समझा दूं उसके बाद फिर फ्रांसिस का सवाल पूछिएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ पेल्टन टरबाइन में क्या हमारा कुछ भी प्रेशर एनर्जी का चेंज आया था? आप बोलोगे कि मैम पेल्टन टरबाइन में तो हम कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे थे, एक ही एनर्जी हमारी वहां पर एसोसिएटेड थी जो थी आपकी टोटल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर पेल्टन टरबाइन की बात करें, ध्यान से देखना जरा, अगर हम यहां पर पेल्टन टरबाइन की बात करें तो एकदम क्लियरली समझ आ रहा है जब कुछ प्रेशर एनर्जी का चेंज पेल्टन टरबाइन में हुआ ही नहीं तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? पेल्टन टरबाइन के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ रिएक्शन पेल्टन टरबाइन का क्या हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर हो जाएगा।
ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। पेल्टन टरबाइन में डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होता है, सीधा सीधा बोल दीजिएगा 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी में हमने क्या करा है, देखो इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन पर कैसे लेके आए हैं, ऊपर क्या करिए, आपके पास है u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई 2, फिर साथ में क्या है Vr2 स्क्वायर माइनस Vr1 स्क्वायर बाई 2, इसमें क्या करिए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 को जोड़ दीजिए एंड V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 को घटा दीजिए। मैथमेटिकली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपका क्या है, करेक्ट है, जितना आपने जोड़ा है उतना ही आपने घटा दिया है। इन दोनों को काट दोगे तो फिर से वही मिल जाएगा जो आपका न्यूमरेटर पर रखा था। ठीक है, अब मेरी ध्यान से बात समझने की कोशिश करिएगा। आपको भी पता है VW1 U1 VW2 U2 आइलर इक्वेशन है, और आइलर इक्वेशन का एक फॉर्मेट मैंने लिखवाया था, यही फॉर्मेट था क्या? आइलर इक्वेशन का जो फॉर्मेट लिखवाया था क्या वो यही फॉर्मेट था? इसी फॉर्मेट में हम आइलर इक्वेशन को लिख सकते थे, बिल्कुल। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में यही रखा हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या रखा है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2 Vr2 स्क्वायर Vr1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसके साथ अलग करोगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ अलग करोगे तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2, और ये टोटल एनर्जी, इसको हमने फिर से इसी फॉर्मेट में रख दिया, क्योंकि हमको पता है चाहे इस फॉर्मेट में रखो चाहे इस फॉर्मेट में रखो, बात एक ही है। तो यहां पर क्या करा है, एक और फॉर्मेट में डिग्री ऑफ रिएक्शन का बस फॉर्मूला बनाया है, नथिंग एल्स, कुछ भी नया नहीं करा है। ठीक है, तो V1 स्क्वायर को जोड़ के V1 माइनस V2 को और घटा के एक ये डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है भाई, अब एक चीज समझने की कोशिश करो, जब हम यहां पर इस तरीके से किसी भी रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है कि मैम यहां पर दो चीजें पिक्चर में आ रही हैं, दो चीजें पिक्चर में आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है पिक्चर में, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटर, और एक ये बीच में जो रोटर लगा है इसकी ब्लेड पिक्चर में आ रही है, ये क्या है, रोटर है, रोटर है। ठीक है, तो जो प्रेशर एनर्जी का चेंज है, डिग्री ऑफ रिएक्शन हमें क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ रिएक्शन हमें बता रहा है कि रोटर में हमने कितना प्रेशर राइज करा है। मतलब क्या है, इंथैल्पी ड्रॉप और राइज इन द रोटर। इंथैल्पी ड्रॉप और राइज का मतलब ही यही है कि भाई इंथैल्पी अगर ड्रॉप हो रही है तो प्रेशर ड्रॉप होगा, इंथैल्पी अगर राइज हो रही है तो प्रेशर राइज होगा। जनरली प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी यहां पर बात करी गई है। मैकेनिकल वाले समझ जाएंगे, मगर जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आप इंथैल्पी की जगह प्रेशर ही मान के चलो। प्रेशर ड्रॉप और राइज किसमें, रोटर में कितना हुआ। प्रेशर ड्रॉप और राइज मैंने क्यों लिखा, अरे भाई कोई भी हम हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ रहे हैं ना, तो मशीन्स में इसी मशीन के थ्रू हम प्रेशर को बढ़ा भी सकते हैं और इसी मशीन के थ्रू प्रेशर को घटा भी सकते हैं। रिएक्शन टरबाइन में हम प्रेशर को घटा देते हैं और काइनेटिक एनर्जी बना लेते हैं, मगर उसी के साथ साथ जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ते हो तो वहां पर हम प्रेशर हेड बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने दोनों सिनेरियो यहां पर रखे हैं कि प्रेशर का ड्रॉप राइज किसमें, रोटर में, और फिर टोटल राइज स्टेज में। मतलब क्या है कि भाई रोटर में कितना प्रेशर का चेंज आया डिवाइडेड बाय रोटर प्लस स्टेटर मिला के कितना चेंज आया, तभी तो आप बोलोगे कि टोटल स्टेज में कितना चेंज आया। और जब आप स्टेज की बात करोगे तो डेफिनेटली आप यहां पर रोटर में प्रेशर का चेंज, इसी के साथ साथ स्टेटर में प्रेशर के चेंज की बात कर रहे हो। अब आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि भाई जो इंपल्स टरबाइन थी उसमें रोटर में कोई प्रेशर का चेंज हो ही नहीं रहा था। जब बकेट से फ्लूइड जाके टकरा रहा था तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड थी, तो रोटर में कोई प्रेशर का चेंज होता नहीं है। इस वजह से इंपल्स टरबाइन में आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल हमको प्रेशर के बारे में जानकारी देता है कि भैया तुम प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हो, प्रेशर अ पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी यू आर कन्वर्टिंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जो प्रेशर एनर्जी का एक पार्ट है उसको आप किस में बदल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में बदल रहे हो। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि कितना प्रेशर का चेंज लेके आए विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी विच इज गिवन बाय द आइलर इक्वेशन। समझ आया, समझ आई बात। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बता के रखी है कि जब हमने टोटल एनर्जी निकाली थी तो फॉर्मूला आया था मास फ्लो रेट V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Vr2 स्क्वायर माइनस Vr1 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी का हेड था और ये आपका प्रेशर एनर्जी का हेड था।
ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि टोटल एनर्जी में कितना प्रेशर एनर्जी का चेंज हमने यहां पर डेवलप करा वो हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। एक बच्चा पूछ रहा है वाई फॉर द पेल्टन टरबाइन आर इज 0, तो वही तो बोल रही हूं कि भाई इंपल्स टरबाइन में कोई भी प्रेशर एनर्जी का चेंज था ही नहीं, इवन वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम हो रहा था, ओनली काइनेटिक एनर्जी वाज प्रेजेंट। तो अगर वहां पर कोई भी प्रेशर एनर्जी प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रेशर एनर्जी का चेंज भी नहीं होगा। ये इक्वेशन क्या है, प्रेशर एनर्जी चेंज टोटल एनर्जी चेंज। अब प्रेशर एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं है तो चेंज 0 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, केसिंग से भी ये प्रेशर का चेंज होता है। इसी के साथ साथ यहां पर जो हम ये ब्लेड्स लगाते हैं, फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड्स लगाते हैं, इससे भी प्रेशर का हम यहां पर चेंज लेके आते हैं। ठीक है, सो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इक्वली। मगर डिग्री ऑफ रिएक्शन किससे डिसाइड हो रहा है? डिग्री ऑफ रिएक्शन स्टेटर और रोटर से डिसाइड होता है कि भाई कितना एंथैल्पी ड्रॉप हम रोटर में लेके आए और कितना एंथैल्पी ड्रॉप हम ओवरऑल स्टेज में लेके आए। ठीक है, केसिंग भी हम इसी तरीके से बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सके, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सके इन द केस ऑफ टरबाइंस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ सोचने वाली चीज नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखिए और ये याद रखिए कि पेल्टन टरबाइन में कोई प्रेशर चेंज नहीं है तो डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। अब सुनने की कोशिश करिए। स्पेसिफिक स्पीड एक परफॉर्मेंस कह सकते हैं कंपैरिजन के लिए एक डायमेंशनलेस टर्म बनाया गया। डायमेंशनलेस नहीं बोल सकते, हाँ ये बोल सकते हैं कि ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म बनाया गया जिससे हम काफी सारी टरबाइंस को एक साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। स्पेसिफिक स्पीड का क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द टरबाइन। ये क्या करेगा, एक ऐसी टरबाइन की स्पीड को डिफाइन करेगा विच इज आइडेंटिकल इन शेप। मतलब क्या है, शेप में आइडेंटिकल होगी और ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी उसमें होने वाली है। ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साइज में सेम होगी। ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, उसके जो करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस होंगे उस डायमेंशंस में आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, उस डायमेंशंस में आपको क्या मिलने वाला है, रिलेशन देखने को मिलने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखियो, स्पेसिफिक स्पीड क्या करती है, ये कैसे स्पीड को डिफाइन करती है, विच इज आइडेंटिकल इन शेप एंड ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन डायमेंशन बट विद द एक्चुअल टरबाइन। मगर इस साइज का होगा कि वो क्या करेगा, यूनिट पावर प्रोड्यूस करेगा जब हम यूनिट हेड पर वर्क कराएं एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। उस टाइम पर जो आपको स्पीड मिलती है दैट स्पीड इज नोन एज द स्पेसिफिक स्पीड। इससे आप क्या कर पाओगे, इससे आप क्या कर पाओगे, कई सारी टरबाइंस के बीच में कंपैरिजन कर पाओगे। ठीक है, अब एकदम सिंपल सी बात करते हैं, हो सकता है आपको समझ ही नहीं आया हो कि मैम स्पेसिफिक स्पीड है क्या। आप ये बताइए, एक टरबाइन हमारे पास क्या है, पेल्टन टरबाइन है, एक फ्रांसिस टरबाइन है, एक कैप्लान टरबाइन है। ठीक है, ये अपनी एक अलग स्पीड, अब अलग साइज पर अपनी एक स्पीड पर, मान लो इस पर स्पीड कुछ n1 मिल रही है। फ्रांसिस टरबाइन को जब हमने देखा मान लो स्पीड n2 मिल रही है। कैप्लान टरबाइन को देखा मान लो स्पीड n3 मिल रही है। ठीक है ना, तो क्या आप इन तीनों स्पीड्स को कंपेयर कर सकते हो, कौन बेटर है? या फिर आप ये कंपेयर कर सकते हो कि भाई अगर n1 इसका मान लो आपको 30 मिल रहा है, इसका 60 मिल रहा है, इसका 300 मिल रहा है, तो आप क्या इसको हाई हेड के लिए यूज कर लोगे और इसको आप मीडियम हेड के लिए, इसको लो हेड के लिए यूज कर लोगे? या फिर हम कोई ऐसे नंबर ले लेते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं हो। मान लो यहां पर हमने वैल्यू निकाली 450 आ गई, यहां पर हमने वैल्यू निकाली 300 आ गई, यहां पर हमने वैल्यू निकाली मात्र 10 आई। तो क्या इसके बेसिस पर तीनों टरबाइंस को कंपेयर कर लोगे कि मैम ये हाई हेड के लिए या हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए यूज कर लेना, ये मीडियम के लिए कर लेना, ये किसी के लिए कर लेना, ऐसा करोगे क्या? आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं। अगर हम ये तीन टरबाइंस को कंपेयर कराना चाहते हैं तो हमें इन तीनों के बीच में पहले क्या करना पड़ेगा, सिमिलैरिटी लेके आनी पड़ेगी। जब तक आप इन तीनों टरबाइन के बीच में सिमिलैरिटी नहीं लेके आओगे कि भाई ये भी यूनिट पावर बनाएगा, ये भी यूनिट पावर बनाएगा, ये भी यूनिट पावर बनाएगा, ये भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, इसको भी वन हेड पर काम कराएंगे, इसको भी वन हेड पर काम कराएंगे, इसको भी वन हेड पर काम कराएंगे, फिर देखेंगे किसका, इसका, इसका, तीनों का स्पीड क्या मिला, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, तीनों टरबाइंस को कंपेयर कराएंगे। आई बात समझ में? बताइए। प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में यहां पर कन्वर्ट करा जाता है। अभी फ्रांसिस टरबाइन में इसका डिस्कशन करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसलिए मैं यहां पर जोर दे के पढ़ा रही हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ।
आपको बात समझ आ रही है? स्पेसिफिक स्पीड बेसिकली है क्या? ये स्पेसिफिक स्पीड किसी भी टरबाइन की वो स्पीड है। मान लो हमने कोई टरबाइन आपको दे दी, उसका आपसे बोला कि स्पेसिफिक स्पीड जरा बताइयो, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। पहले आप ये जो टरबाइन आप लेके आए हो, पहले जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसको फॉलो कराओ। आप इस टरबाइन को इस साइज की बनाओ, साइज छोटा बड़ा जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये टरबाइन यूनिट पावर प्रोड्यूस करनी चाहिए, यूनिट हेड पर काम करनी चाहिए और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करनी चाहिए। उसके बेसिस पर जो स्पीड मिलेगी उसे हम बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक स्पीड है। और ये एक ऐसी स्पीड होगी जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे? अरे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो आपने क्या करा, आप 3 टरबाइन लेके आ गए। एक टरबाइन ये है, दूसरी टरबाइन ये है, तीसरी टरबाइन ये है। तीनों के तीनों टरबाइन जो है 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रही है। तीनों के तीनों टरबाइन जो है यूनिट हेड पर काम कर रही है, ठीक है। और तीनों के तीनों टरबाइन इस समय पर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर रन कर रही है। फिर आपने देखा कि तीनों की स्पीड क्या है। जब ये कंडीशंस पुट करी तो आपने देखा कि तीनों की स्पीड क्या है। तब आपको पता चला कि पहले वाला जो है वो 80 पर नाच रहा है, दूसरा वाला जो है ये 250 पर नाच रहा है, तीसरा वाला जो है ये 10 पर नाच रहा है। लो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब जब आपको पता है कि ये तीनों के तीनों इस आरपीएम पर रन कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि जो तीसरा वाला टरबाइन होगा ये लो स्पेसिफिक स्पीड दे रहा है, तो ये लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए काम कर रहा होगा। ये लो स्पेसिफिक स्पीड दे रहा है तब इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, और यहां पर यूनिट पावर और यूनिट हेड ये प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये लो हेड पर काम करेगा तब मैक्सिमम यहां पर एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। फिर आपने देखा कि पहला वाला तो मीडियम हेड दे रहा है। मीडियम हेड का मतलब जब इस टरबाइन को इस हेड पर चलाओगे तब मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। कंपेयर करा रहे हो आप ये डिसाइड कर रहे हो। अब मान लो मैंने आपको 3 टरबाइन दे दी थी और मैंने आपसे बोला कि इनमें से चयन करो कौन सा टरबाइन हमें इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द हाई हेड। क्या सजेस्ट करोगे? बताइए, आंसर करिए। शिवम वर्मा जी पटक पटक के अभी आपका खोपड़ा फोड़ देंगे, ठीक है। एकदम चुपचाप बैठना। कह रहे हैं पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन का डिफरेंस समझा दो, और यहां हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो कब लोगे? बताओ जल्दी से, कौन सी टरबाइन सजेस्ट करोगे? हाई हेड के लिए हमें टरबाइन चाहिए, कौन सी टरबाइन सजेस्ट करोगे? तीसरा वाला, क्योंकि आपको पता है हेड और स्पीड का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाई हेड होगा तो लो स्पेसिफिक स्पीड हो जाएगा। या फिर मैं आपसे पूछूं हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए मुझे कौन सा टरबाइन सजेस्ट करोगे? हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए मुझे कौन सा टरबाइन सजेस्ट करोगे? मुझे हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए इन तीनों में से एक टरबाइन का इस्तेमाल करना है, कौन सा करूं? कौन सा करूं? तो आप बोलोगे कि मैम पहला वाला कर लो, पहले वाले की स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज्यादा आ रही है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एनएस का जो काम है वो क्या करना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड चयन कराना है कि कौन सी टरबाइन कहां पर सूटेबल है, क्योंकि तीनों टरबाइन एक जैसा काम नहीं कर रही हैं। पेल्टन अलग जगह पर इस्तेमाल होगी, फ्रांसिस अलग जगह पर इस्तेमाल होगी, कैप्लान अलग जगह पर इस्तेमाल होगी। और वो कैसे इस्तेमाल होने वाली है? ऑन द बेसिस ऑफ हेड, on the basis of specific speed, on the basis of direction of flow and on the basis of energy available at the inlet। तो इसमें से जो on the basis of specific speed वाला चयन है ना, वो आप ऐसे करते हो। जो स्पेसिफिक स्पीड की रेंज आपने बनाई 30 से 60, 60 से 300, 300 से ज्यादा, ठीक है, वो आपने इसी तरीके से बनाया है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्पेसिफिक स्पीड किसी भी टरबाइन की एक ऐसी स्पेसिफिक स्पीड है कि वो टरबाइन आइडेंटिकल होगी और ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में सेम होगी विद द एक्चुअल टरबाइन, मगर उसका साइज ऐसा हम बनाएंगे कि वो यूनिट पावर प्रोड्यूस करेगी जब हम यूनिट हेड पर काम कराएंगे विद इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहां पर जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है। प्रूव नहीं कराऊंगी, शायद अशोका बैच वालों को प्रूव भी कराया था, मगर यहां पर प्रूव नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट याद रखो। इसी के साथ साथ एन क्या है? शाफ्ट की आरपीएम है। पी क्या है? पावर इन किलोवाट है। एच क्या है? नेट हेड है, जो कि हम मीटर में रखते हैं।
ठीक है। इसी के साथ साथ डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान रखना, एक बार ये पूछा जा चुका है कि स्पेसिफिक स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। जिस तरीके से हम स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहे हैं ना, उसी तरीके से स्पेसिफिक हेड का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है और स्पेसिफिक पावर का फॉर्मूला होता है। तीनों को ही ध्यान रखना, ठीक है। क्या स्पेसिफिक स्पीड समझ आ गई? ये बहुत कम पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। आइडेंटिकल इन शेप, आइडेंटिकल इन शेप का मतलब है कि अगर पहली टरबाइन तुमको ऐसी दिखती होगी तो जो तुम टरबाइन बना रहे हो यूनिट हेड के लिए वो भी ऐसे ही दिखनी चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि छोटी हो जाए साइज में, साइज मैटर नहीं करता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, मगर ये जो शेप है ये आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? इसके बीच में ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी का मतलब ही यही है कि जिस शेप का ये हमारा सिस्टम होगा वही शेप ये होगा, वही शेप ये होगा। छोटा बड़ा हम कर सकते हैं डायमेंशंस के रेशियो को चेंज करके, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी। डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक स्पीड का भी फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक हो गया डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ये वाली जो दोनों वैल्यू होती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी। तो ये पूरा क्या कहलाता है? प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय द टोटल एनर्जी का जो रेशियो होगा उसको डिग्री ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। इसी के साथ साथ स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हो गया। बस अब ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, पेल्टन टरबाइन का डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 के बराबर होता है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो अब सबसे पहली रिएक्शन टरबाइन शुरू कर रही हूं। पार्ट्स में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। जो सबसे पहली रिएक्शन टरबाइन है फ्रांसिस टरबाइन है, उसको अगर आप देखोगे तो दिखती ऐसी ही है, क्योंकि सारे डिवाइसेस मतलब जो भी इसमें इंटीग्रल पार्ट लगे होंगे सब कुछ सेम होंगे, ठीक है। तो हम पहली बात तो ये समझ लो, रिएक्शन टरबाइन में हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, एक पढ़ा इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन आपकी क्या है? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, ये पूछा जा चुका है। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? रेडियल डिस्चार्ज मिलता है एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, ठीक है, इज नोन एज द फ्रांसिस टरबाइन। इसी के साथ किसने बनाया? जेम्स बी फ्रांसिस ने बनाया, एक अमेरिकन इंजीनियर थे, ठीक है ना, जिन्होंने सबसे पहले क्या करा? इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन बनाई और बाद में इसको जाके मॉडिफाई करा और मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन बनाई, जिसमें इन्होंने क्या बोला? ये आपकी मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इट इज अ इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। एक अमेरिकन इंजीनियर थे जेम्स बी फ्रांसिस, उन्होंने सबसे पहले फ्रांसिस टरबाइन बनाई और फिर इसी फ्रांसिस टरबाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन बनाई। तो कभी भी आपसे पूछता है कि मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन कैसी टरबाइन है, तो उसको जवाब दे देना मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। क्या मैं मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन के बारे में और कुछ पूछेगा? नहीं पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा, बस यही पूछता है कि मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन कौन सी है, टेंजेंशियल फ्लो है, रेडियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो है या मिक्स्ड फ्लो है। सो याद रखियो इट इज अ मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप यहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखोगे तो एकदम क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यहां पर क्या लगे? गाइड वेंस। ये मैंने बनाया क्या है? फ्रांसिस टरबाइन का ये वाला हिस्सा बनाया, फ्रांसिस टरबाइन का ये वाला हिस्सा। आप मेन पार्ट सारे जानते हो भाई, पेनस्टॉक लगा है, एक स्पाइरल केसिंग लगी है, यहां पर क्या लगे हैं? गाइड वेंस लगे हैं, अंदर क्या लगा है? रनर लगा है, रनर में मूविंग ब्लेड्स हैं, गाइड वेंस में क्या है? फिक्स्ड ब्लेड्स हैं। तो हो क्या रहा है? देखो इस तरीके से काम करेगा, आप देख सकते हो ये पूरे आपके क्या है? गाइड वेंस लगे हुए हैं। यहां पर आप देखोगे सारे मूविंग ब्लेड्स लगे हैं एंड दिस इज द शाफ्ट, बीच में क्या है? शाफ्ट है। गाइड वेंस को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेटर, और मूविंग ब्लेड्स को क्या बोल रहे हैं? रोटर बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक स्टेज जब बनती है तो रोटर और स्टेटर के कॉम्बिनेशन से बनती है। पहले स्टेटर के थ्रू फ्लूइड जाता है, स्टेटर क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? फ्लूइड को डायरेक्शन दे रहे हैं। कहां जाने के लिए? रोटर के पास जाने के लिए। तो ये टरबाइन आपकी कैसी है? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। तो अगर ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है तो फ्लूइड ऐसे एंटर करता है इसके अंदर, फ्लूइड बेटा ऐसे एंटर करता है। सबसे पहले ये किस में जाएगा? स्टेटर में जाएगा, स्टेटर में जाएगा और स्टेटर इसको धक्का देंगे कि भाई तुम रोटर के अंदर जाओ और इस रोटर को रोटेट करो, ठीक है। फिर आपका फ्लूइड बाहर निकल जाता है।
फ्रांसिस टरबाइन की एक खास बात मैं आपको और बता दूं, आपको डिस्चार्ज जो है वो रेडियली देखने को मिलने वाला है। डिस्चार्ज कैसा होगा? रेडियली आउट होगा, फ्लूइड रेडियली बाहर आपका आने वाला है। तो आप देख सकते हो, अगर मैंने यहां पर ये ब्लेड बनाई है, ठीक है, दिस इज द ब्लेड, ध्यान से देखो जरा, वेलोसिटी डायग्राम तो आप समझ ही चुके हो, ये हमारा ब्लेड है। अब ब्लेड के थ्रू जो फ्लूइड जाएगा, मान लो ये क्या हो गया, ये V1 हो गया, V1 से ब्लेड को अप्रोच करा तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया VR1, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी से अंदर जाएगा। एंगल कौन सा बनाएगा? ब्लेड एंगल β1। ये अगर V1 है बेटा तो ये क्या कहलाएगा? α1 कहलाएगा। अब आपको पता है कि मैम एक V1 का कंपोनेंट कर दो और एक यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कर दो, तो ये क्या होगा? दिस विल बी योर VF1। ये क्या हो जाएगा V1 का? ये हो जाएगा VW1, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी देखोगे तो आपको यहां पर U1 देखने को मिलेगी। यही वेलोसिटी आपने क्या करा है? यहां पर रखी है। दिस इज द वेलोसिटी U1। इसका डायरेक्शन बना दीजिए, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और VW1 का भी डायरेक्शन बना दिए, ये डायरेक्शन है, और ये इतनी सी वेलोसिटी जो है ये आपकी U1 कहलाएगी। अब जब फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है, फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो फ्लूइड जब बाहर निकलेगा तो रेडियली बाहर निकलेगा, रेडियली आउट होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी रेडियल डिस्चार्ज होता है तो आप मुझे बताइए β2 90 डिग्री हो जाता है या फिर α2 90 डिग्री हो जाता है? बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, β2 90 डिग्री हो जाता है या फिर α2 90 डिग्री हो जाता है? प्रीवियस जाइए, जब मैंने जनरल वेलोसिटी डायग्राम आपको बनवाया है तो वहां पर मैंने ऑलरेडी दिखाया है आपको कि रेडियल इनलेट पर क्या 90 डिग्री होगा, रेडियल एग्जिट पर क्या 90 डिग्री होने वाला है, सारी चीजें आपकी लिखी हुई है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर आप बेटा देख सकते हो कि ये आपकी प्रोफाइल हो गई, फ्लूइड बाहर आएगा, फ्लूइड जब बाहर आएगा तो इस तरीके से बाहर आने वाला है। कौन सा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा? α2। α2 एंगल कौन फॉलो करता हुआ आएगा? V2 आएगा। तो ये आपको बेटा क्या मिल जाता है? V2, और यहां से फ्लूइड आपका इस तरीके से निकलेगा, दिस वैल्यू विल बी योर VR2, और ये एंगल आपका हो जाएगा β2, ठीक है। ये वेलोसिटी क्या हो गई? U2 हो गई, और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आपका यहां पर U2 मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये ब्लेड तो पूरा आगे बढ़ेगा ना U2 वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। यहां पर V2 जो है वो डायरेक्ट VF2 के बराबर हो जाता है, और वर्ल कंपोनेंट एट द एग्जिट आपको यहां पर 0 देखने को मिलता है। वर्ल कंपोनेंट एट द एग्जिट आपको यहां 0 देखने को मिलता है। इसी डायग्राम को, ठीक है, ये जो डायग्राम यहां पर बना है, इसी को जब आप कट करके देखते हो तो ये एक क्रॉस सेक्शन दिया है, ये गाइड वेन्स दिख रहे हैं, ये मूविंग ब्लेड्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हो रेडियली जो फ्लूइड है वो अंदर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से फ्लूइड क्या हो रहा है? आउट, इनवर्ड फ्लो आपको यहां पर शो हो रहा है। इनवर्ड फ्लो का मतलब है फ्लूइड अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करा जाता है। काफी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जैसे कि जब यहां पेन स्टॉक से फ्लूइड अंदर आएगा तो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो फ्लूइड यहां पर आ रहा है, ये फ्लूइड क्या करेगा? इस तरीके से अंदर जाएगा। तो हम यहां पर जो गाइड वेन्स है ना, उसको भी इसी तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसमें भी हम क्या करा लें? प्रेशर ड्रॉप करा लें, ठीक है ना, उसमें भी हम क्या करा लें? प्रेशर ड्रॉप करा लें। तो आपको भी क्लियरली दिख रहा होगा कि मैम इसका मतलब तो है एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन प्रेशर कम हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि मैम वही प्रेशर आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन आपको क्या देखने को मिलता है? प्रेशर काफी कम देखने को मिलता है। उसी प्रेशर को कॉम्पनसेट करने के लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब की कहानी थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशन यहां पर हम शुरू करते हैं फ्रांसिस टरबाइन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रनर पावर या रोटर पावर हम कितना यहां पर डेवलप करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करूं रनर पावर की, रनर कह लो चाहे रोटर कह लो, रनर या रोटर पावर, रोटर पावर, ठीक है। तो ये रोटर पावर कितनी होने वाली है? आप बोलोगे कि मैम फॉर्मूला होता है मास फ्लो रेट VW1 U1 माइनस VW2 U2, ठीक है। अब आपको भी पता है कि फ्रांसिस टरबाइन में रेडियल डिस्चार्ज है,
ठीक है ना। फ्रांसिस टरबाइन में रेडियल डिस्चार्ज है, तो अगर रेडियल डिस्चार्ज है तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 90 डिग्री हो चुकी है, और जिसकी वजह से जो VW2 है वो किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर। तो यहां पर आप 0 पुट कर दो और सबसे पहले रनर पावर निकाल लियो। कितना आ जाएगा, मास फ्लो रेट VW1U1, ये आपका क्या आ गया, रनर पावर आ गई। ये कौन सी पावर आ गई बेटा, रनर पावर आ गई, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हमने आयलर इक्वेशन से प्रूफ करा है, वहीं से हमने क्या करा, रनर पावर निकाल ली। अच्छा, रनर पावर पता हो गई, वाटर पावर ऑलरेडी पता है, रो क्यू इंटू जी इंटू नेट हेड। क्या हम यहां पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, सोचिए जरा। हाँ मैम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो जरा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करते हैं, सब प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अलग अलग टरबाइंस के लिए वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी, अरे यार सिस्टम हैंग कर रहा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपकी यहां पर हो जाएगी, आउटपुट क्या है, रनर पावर है, इनपुट क्या है, हाइड्रोलिक पावर है, आउटपुट क्या है, मास फ्लो रेट VW1U1 है, और इनपुट क्या है, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच है। अच्छा, मास फ्लो रेट ही तो रो क्यू के बराबर होता है, आपको पता ही है कि मैम मास फ्लो रेट ही को तो हम रो क्यू बोलते हैं। तो एकदम क्लियरली दिख रहा है कि यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो मास फ्लो रेट एक दूसरे के साथ कट जाएगा। जैसे ही बेटा ये कट जाएगा तो हमको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि हमें फ्रांसिस टरबाइन के लिए एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज योर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू दी VW1U1 अपॉन G इंटू नेट हेड। बहुत ही बढ़िया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। छोटे न्यूमेरिकल्स अगर आपसे पूछेगा तब ये सारे फॉर्मूलाज यूज होने वाले। जब भी कभी आप टरबाइन से क्वेश्चंस देखोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में क्या क्या पूछता है, ड्राफ्ट ट्यूब किस में लगा है, फ्रांसिस टरबाइन कौन सी टरबाइन है, कौन सी लो हेड है, कौन सी हाई हेड है, कौन सी हाई स्पेसिफिक स्पीड है, कौन सी लो स्पेसिफिक स्पीड है, इनवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन का नाम बताइए, आउटवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन का नाम बताइए। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको बता देगा कि एक भैया यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है, इतना हेड है, इतना डिस्चार्ज है, पेनस्टॉक का क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालो, ठीक है। आपको यह भी बता देगा कि भाई शाफ्ट पावर इतनी डेवलप हो रही है, और रनर पावर के लिए आपको बता देगा वर्ग वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी सब बता देगा, और आपसे कहेगा मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालो, ठीक है। तो जो छोटे न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो इन्हीं एक्सप्रेशन से आपके बनने वाले। जिस तरीके से हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाली है, अगर आप जनरली फ्रांसिस टरबाइन को देखोगे तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की जो हमें रेंज मिलती है वो जनरली 85% से लेकर 90% के आसपास मिलती है, ठीक है ना। कोई आपसे पूछता है कि फ्रांसिस टरबाइन में कितनी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमें मिल जाती है, तो याद रखना हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की जो रेंज होती है बेटा, ये 85% से लेकर 90% तक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दिस इज द रेंज। इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं मैम, जब आपने हाइड्रोलिक निकाल ली है तो मैकेनिकल भी निकाल ली है, ठीक है। चलो भाई, मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको हो सकता है अभी हंसी मजाक में ऐसा लग रहा हो कि ये क्या ही मैम पढ़ा रही है, मगर यकीन मानो पेन पकड़े हूं हाथ में, ऐसे ही सवाल आते हैं जो मैं पढ़ा रही हूं। मैं पढ़ाती वही हूं जिससे सवाल आता है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ाती जिससे सवाल नहीं आता है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने रिपीट करे हैं प्रीवियसली कि भाई ये थ्योरेटिकल में पूछा जाएगा, और जो बच्चे लगा रहे हैं वो बता भी सकते हैं कि हाँ मैम इसी तरीके के क्वेश्चंस हमने PYQs में भी देखे हैं फॉर ऑल AJE एग्जामिनेशन। मैं सिर्फ SSC JEE की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, अब मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो आउटपुट क्या होता है, शाफ्ट पावर होती है, इनपुट क्या होता है, रनर पावर होती है, इनपुट क्या होता है, रनर पावर होती है। तो यहां पर देखो जरा, अगर हम मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो शाफ्ट पावर आउटपुट है, रनर पावर इनपुट है। मैंने आपसे हमेशा बोला है शाफ्ट पावर जनरली वो दे देगा डिवाइडेड बाय रनर पावर, आपने अभी अभी निकाला, मास फ्लो रेट VW1U1, है कि नहीं। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना सकते हो। मैकेनिकल एफिशिएंसी का आपका फॉर्मूला हो जाएगा शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय
मास फ्लो रेट VW1 U1। VW1 क्या है? वर्ल वेलोसिटी एट द इनलेट है। VW2 क्या है? फ्लो ब्लेड वेलोसिटी एट द इनलेट है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैकेनिकल एफिशिएंसी भी 80 to 85% आपको आसानी से देखने को मिल जाती है इन द केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। इसके बाद क्या आता है मैम? ओवरऑल भी निकाल ही लो फ्रांसिस के लिए, है कि नहीं? ओवरऑल एफिशिएंसी, सुनते जाइए बस ध्यान से। ओवरऑल एफिशिएंसी, अगर हम ओवरऑल एफिशिएंसी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि फाइनली हमको क्या मिला? तो शाफ्ट पावर मिली। इनिशियली हमने क्या दिया था? तो हमने यहां पर हाइड्रोलिक पावर प्रोवाइड करी थी। तो यहां पर हम कर सकते हैं शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर इनटू रनर पावर अपॉन हाइड्रोलिक पावर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? फिर से वही फ्रांसिस के लिए भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो आपका जो मैकेनिकल है शाफ्ट अपॉन रनर है, और जो हाइड्रोलिक है वो क्या है? रनर अपॉन हाइड्रोलिक है। अगर आप ओवरऑल एफिशिएंसी को देखोगे तो ये भी लगभग अगर हम ओवरऑल एफिशिएंसी की रेंज देखें तो 80% से लेकर 90% तक आपको ओवरऑल एफिशिएंसी यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब कुछ और बेसिक चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और बेसिक चीजें, जैसे कि हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन का सिंपल फॉर्मूला तो पढ़ लिया, पेल्टन टरबाइन की बात भी कर ली, है कि नहीं, कि 0 होगा। मगर फ्रांसिस टरबाइन के केस में क्या डिग्री ऑफ रिएक्शन होने वाला है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। डिग्री ऑफ रिएक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो अभी हमने ताजा बनाया है वो बनाया है R बराबर 1 माइनस, यहां पर था V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर हमारा था VW1 U1 माइनस VW2 U2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। आपको बेटा पता है यहां पर कि मैम हमारा जो VW2 है वो 0 के बराबर है। हाँ मैम 0 के बराबर है। ठीक है, अगर आप यहां पर V2 को देखोगे तो V2 किसके बराबर है? जरा देखिएगा, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल जो हमने बनाया है उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप V2 को देखोगे तो V2 किसके बराबर है? VF2 के बराबर है कि नहीं है? V2 किसके बराबर है बेटा? VF2 के बराबर है। VF2 के बराबर है। तो यहां पर देखो जरा, जो V2 होता है वो VF2 के बराबर है। ठीक है, इसी के साथ अगर V2 हमारा VF2 में आ गया है तो V1 को भी VF में ही चेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं चेंज? फिर से वेलोसिटी ट्रायंगल को देखो, ये V1 है। ठीक है, अब ये हमारा V1 है, हमें V1 निकालना है VF1 के टर्म में। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा V1 होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो, जो हमारा यहां पर V1 होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर V1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? V1 का एंगल है α1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा cos α1, वर्टिकल कंपोनेंट होगा sin α1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं V1 sin α1 जो होगा वो VF1 के बराबर होगा, और जो V1 होगा वो किसके बराबर होगा? VF1 cosec α1। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया? V1 निकाल लिया। फ्रांसिस टरबाइन के केस में जनरली हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा कि इनलेट और एग्जिट पर जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि फ्रांसिस टरबाइन के केस में, स्पेशली फॉर द फ्रांसिस टरबाइन, हमने देखा कि यहां पर फ्लो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो इसको हम VF लिख सकते हैं। VF1 बराबर VF2 बराबर VF। ठीक है, तो देखो जरा, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा VF cosec α1। ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये हो गया VF के बराबर। ठीक है, VW2 0 हो गया है। अब यहां पर बचा है VW1 U1। ध्यान से सुनना, अब मैंने ऊपर वाले दोनों टर्म को VF फ्लो वेलोसिटी में चेंज कर दिया है,
और अगर मैं नीचे वाले भी दोनों टर्म को VF में चेंज कर दूं तो मेरा VF कट जाएगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? VW1 को चलो VF में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। VW1 ये बैठा हुआ है, VW1 ये बैठा हुआ है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए? हमें VF के टर्म में चाहिए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि V1 sin α1 VF1 के बराबर है और V1 cos α1 VW के बराबर है, VW1 के बराबर है? यही तो है भाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट VF1 के बराबर है, इसी V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW1 के भी बराबर है। तो हमने यहां पर क्या लिखा, ये बेसिक कैलकुलेशन अलग से कर ली, अब यहां पर करते हैं कैलकुलेशन। देखो हमने बोला V1 sin α1 VF के बराबर है और V1 cos α1 जो है ये VW1 के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही बेटा आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो VW1 बाई VF और ये क्या हो जाएगा, cos α अपॉन sin α, जो कि क्या हो जाएगा, cot α हो जाएगा। V1 कट जाएगा तो यहां से जो VW1 की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी VF cot α1। कोई दिक्कत? सोचो इसके बारे में, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सारे के सारे लोग CC बना दीजिए, ठीक है, सारे के सारे लोग CC बना दिए। गाइड वेन में प्रेशर कैसे ड्रॉप हो रहा है, हम जो ब्लेड्स लगा रहे हैं उसको इस तरीके से लगा रहे हैं कि एरिया आपको थोड़ा डिक्रीजिंग मिले, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा डिजाइन ही ऐसे करा गया है कि हमको यहां पर एरिया को डिक्रीज करा के वेलोसिटी को बढ़ा लेना है, प्रेशर एनर्जी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो VW1 निकल आया, U1 पर थोड़ा नजर लगाइए, U1 पर थोड़ा नजर लगाइए। अच्छा मैं U1 को क्या लिख सकती हूं, देखना जरा, VR1 रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या सोच रही हूं, VR1 cos β1, ठीक है, VW1 में से VR1 cos β1 को माइनस कर दूं तो U1 मिल जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी है, रेडियल कहां से आ जाएगी बेटा, रेडियल का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया, सब रिलेटिव वेलोसिटी है। पहले लेक्चर में इसीलिए इंट्रोडक्शन देती हूं ताकि सारे नोटेशंस आपको याद हो जाएं, ठीक है। नहीं देखा है तो पहला लेक्चर जाके जरूर देखना, उसमें सारे नोटेशंस को मैंने बढ़िया तरीके से लिखवा दिया, ठीक है। तो देखो जरा U1 यहां पर निकालना है, VW1 में से मैं VR1 cos β1 को माइनस कर देती हूं। देखो U1 हमें निकालना है तो मैं VW1 में से VR1 cos β1 माइनस कर देती हूं, ठीक है। अब हमको यहां से VR1 हटाना है क्योंकि देखो VW1 का तो अपना कोई टेंशन नहीं है, VW1 को मैं लिख दूंगी VF cot α1। अब VR1 को भी VF में चेंज कर लूं तो टेंशन खत्म हो जाएगी। तो देखो जरा VR1 को VF में कैसे चेंज करेंगे। ये VR1 हमारे पास है, ये VF1 है, क्या मैं यहां पर sin β1 लगा दूं? sin β1 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब VF1 अपॉन VR1। तो VR1 यहां पर कितना हो जाएगा, VF1, और ये हो जाएगा cosec β1, या VF1 अपॉन sin β1 मान सकते हैं। आ रही बात समझ में? यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि VR1 को हम क्या लिख सकते हैं, VF1 cosec β1 लिख सकते हैं। यही लिखने जा रही हूं, यहां पर यही लिखने जा रही हूं। VR1 की जगह लिख सकते हैं VF1, यानी VF अपॉन cos β1 को मैं लिख देती हूं sin β1, sin β1, और यहां ऑलरेडी cos β1 लिखा हुआ, cos β1 लिखा है। cos β बटे sin β क्या हो जाएगा, cot β हो जाएगा। तो देखो U1 आ गया, इन दोनों में से मैं VF बाहर निकाल लूंगी, VF बाहर निकाला तो यहां पर मिला cot α1 और यहां पर मिला cos बटे sin, मतलब cot β1। अब हमारी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। U1 पता चल गया, देखना जरा मैं क्या बताने जा रही हूं। U1 पता चल गया, VW1 पता चल गया, ठीक है, इसी के साथ साथ V1 पता चल गया और यहां पर V2 पता चल गया। जब सारी वैल्यूज पता है तो डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालने में क्या देरी है, फटाफट पुट करो और निकाल लो डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जरा डिग्री ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। R बराबर 1 माइनस, सबसे पहले क्या है, V1 स्क्वायर है, V1 की वैल्यू ढूंढो, VF cosec स्क्वायर α1, तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर, साथ में हो जाएगा cosec स्क्वायर α1। V2 किसके बराबर है, VF के बराबर है, VF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही रहेगा। VW1
VW1 किसके बराबर है, VF cot alpha 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, VF cot alpha 1, ठीक है। साथ में ब्रैकेट में क्या रख सकते हैं, U1 की वैल्यू रख सकते हैं। U1 कितना आया है, VF cot alpha 1 माइनस cot beta 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cot alpha 1 माइनस cot beta 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो भी कट रहा हो, जैसे कि एक VF यहां पर बाहर ले लो, इसके साथ जो था ये VF और ऊपर से जो VF स्क्वायर आ रहा है सब कट जाएगा। आपको क्या मिलने वाला है, 1 माइनस, ठीक है। ऊपर क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा, अरे यार क्या बोर्ड दे दिया फालतू का, कॉसेक स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या बच गया है, 2 कॉट अल्फा 1, और यहां पर मिला है कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट बीटा 1। समझ आ गया, जल्दी से देख के बताओ फटाफट, इतना क्लियर हो गया, आंसर करिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इक्वेशन कैसे बना ली हमने यहां पर, जल्दी देखो भाई इसको, ठीक है। अच्छा कोई मुझे ये बता सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या ये वाला कभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या ये वाला कभी फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, तो है कि नहीं, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। इसको नहीं भी लगाना है तब भी इधर कैलकुलेशन देख लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ये क्या लिखा है, कॉस अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 1, क्या लिखा है मैंने, कॉट को लिख दिया है कॉस बटे साइन, इसको लिख दिया है 1 अपॉन साइन, एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइडेड बाय ये रखा है साइन स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है। ये साइन ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन, और यहां रखा है एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, कॉस बटे साइन कॉट ही बनने वाला है। या तो ऐसे कर लियो, या तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फाइनल फॉर्मूला लिख रही हूं यार ये क्या हो रहा है, 1 माइनस हो गया, इसको जैसे ही कॉट स्क्वायर अल्फा 1 बनाओगे नीचे वाले कॉट अल्फा 1 से कट जाएगा, तो एक बचेगा कॉट अल्फा 1, फिर आप यहां पर क्या करो, डिवाइड करो, नीचे क्या बच गया, 2 बच गया, और ब्रैकेट में हमारा क्या बच गया, कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट बीटा 1। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन। इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, समझ आ गई बात, ट्रिग्नोमेट्री कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। इसीलिए शोका बैच बी वाले को मैं ही पढ़ा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहा पढ़ो बैठ के आराम से। ये क्लियर हो गया कैसे हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन यहां पर निकाला। जब भी कभी फ्रांसिस टरबाइन के लिए पूछेगा तो ये डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पूछ लेता है आपको ऑप्शंस में देके। पेल्टन के लिए तो 0 एक ऑप्शन हमेशा आपको देखने को मिलने वाला है 4 ऑप्शंस में से, तो वहां से आप चूज कर लोगे। इसके अलावा हमने किसकी बात कर ली, हमने ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर ली, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात कर ली, और इसी के साथ साथ मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात कर ली, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वर्किंग प्रोपोर्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन डेटा है, वो डेटा आपको एज इट इज ध्यान रखना है। जैसे कि बी क्या है, विड्थ ऑफ द रनर, ध्यान से देखो ये डेटा मैं लिखवा रही हूं, विड्थ ऑफ रनर, विड्थ ऑफ रनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द रनर, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द रनर, डायामीटर ऑफ रनर, ठीक है। बी क्या है, विड्थ ऑफ द रनर, डी क्या है, डायमीटर ऑफ द रनर है। तो जो बी बाई डी का रेशियो होगा
ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द रनर टू द डायमीटर ऑफ द रनर। और इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो एन है ये वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक वेरी करता है, 0.1 से लेकर 0.45 के बीच में। मतलब क्या है, जो फ्रांसिस टरबाइन में रनर लगा हुआ है उसकी जो विर्थ है और जो डाया है, विर्थ बटे डाया का जो रेशियो होगा वो फ्रांसिस टरबाइन में 0.1 से लेकर 0.45 के बीच में वेरी करता रहता है। ठीक है, इसी के साथ हमने एक स्पीड रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था स्पीड रेशियो, KU बराबर U1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू G इंटू H। ठीक है, इसी के साथ यहां पर एक और रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लो रेशियो। ये क्या है, स्पीड रेशियो है, स्पीड रेशियो, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेल्टन में भी। यहां पर एक और टर्म आता है आपका फ्लो रेशियो का। फ्लो रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लो रेशियो को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, फ्लो वेलोसिटी का रेशियो होता है, VF अपॉन अंडर रूट 2 इंटू G इंटू H। ठीक है, दोनों की वैल्यू फ्रांसिस टरबाइन के केस में याद रखना, जैसे फ्लो 0.15 से 0.3 वेरी करता है, पूछता है, कुछ करा नहीं जा सकता, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फाई जो है 0.15 से लेकर 0.30 तक आपका वेरी करने वाला है। ये किसकी रेंज हो गई, दिस इज द रेंज ऑफ द फ्लो वेलोसिटी। इसी के साथ जो स्पीड रेशियो है 0.6 से 0.9 वेरी करता है। याद रखना, जो स्पीड रेशियो है ये कहां से कहां तक, 0.6 से लेकर 0.9 तक वेरी करता है। आपसे बोला था जब इंडिविजुअल टरबाइन पढ़ाऊंगी तो सारा डेटा लिखना पड़ेगा, अलग अलग टरबाइंस के लिए अलग अलग डेटा है। ठीक है, ब्लेड के डिजाइन की बाद में बात करेंगे, थोड़ा रुक के, लास्ट में समरी लिखवा दें। ठीक है भाई, पेल्टन टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, अरे बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई, कैसी बातें कर रहे हो सुरेश जी। पेल्टन टरबाइन एक इंपल्स टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। पेल्टन टरबाइन आपकी हाई हेड टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड टरबाइन है। आ रही बात समझ में, तो दोनों में काफी जमीन आसमान का डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या अगर नहीं हो तो हम आगे चल सकते हैं, जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताइए। देखो, जहां पर जिस चीज की जरूरत होगी सारी चीजें लिखवाई जाएंगी, ऐसा मत सोचोगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, मगर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी 80 घंटे का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसको पढ़ने से फायदा क्या, जब पूछे 4 ही क्वेश्चन जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो इसका टर्बो मशीनरी बहुत बड़ा पार्ट है, हाइड्रोलिक मशीन बहुत बड़ा पार्ट है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ इतनी टर्बाइंस है, नहीं, वाटर टर्बाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं, अदर टाइप ऑफ टर्बाइंस भी है, डी लेवल टर्बाइन है, मगर आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें फ्रांसिस टरबाइन में U1 U2 बराबर नहीं होगा, U1 U2 डिफरेंट होने वाला है। अगर बराबर होता तो मैं खुद ही लिखवा देती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन में डिस्चार्ज को कैसे फाइंड आउट करा जाए। ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन में डिस्चार्ज को कैसे फाइंड आउट करा जाए। तो अगर आप फ्रांसिस टरबाइन में, मान लो ये आपका रनर है, ठीक है, ये रनर है, अगर आप ब्लेड को ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से आपका ब्लेड लगा होता है। दिस इज द ब्लेड। ठीक है, इसी ब्लेड की प्रोफाइल को फॉलो करते हुए क्या हो रहा है, फ्लूइड अंदर जा रहा है। इसी के जस्ट बगल में एक और ब्लेड भी लगा होगा। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में एक और ब्लेड भी लगा होगा। तो जब ये ब्लेड की प्रोफाइल को फॉलो करता है तो कितना डिस्चार्ज यहां पर आपको देखने को मिलता है, देखो जरा, रेडियल डिस्चार्ज हो रहा है, समझने की कोशिश करो, रेडियल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, रेडियल डिस्चार्ज है, मतलब क्या है कि अगर ये रनर है तो फ्लूइड क्या जा रहा है, रेडियली जा रहा है। मान लो ऐसी ब्लेड्स आपको दिख रही हैं, ऐसी ब्लेड्स आपको दिख रही हैं, ठीक है,
इस तरीके से ब्लेड्स लगी हुई हैं, ध्यान से देखना जरा, इस तरीके से ब्लेड्स लगी हैं। फ्लूइड को कैसे अंदर जाना है, ऐसे 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 जाना है, इस तरीके से जाना है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, बचपन में ही आपको पढ़ा दिया था, एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे यहां पर ये बताइए कि यहां पर वेलोसिटी कौन सी लेते हैं, बताओ कौन सी वेलोसिटी लेंगे, सोचिए कौन सी वेलोसिटी लेंगे। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मैम जब जब आपने पावर की बात करी है तो आपने रोटेशन पर फोकस करा है, तो आपने हमेशा वर्ल कंपोनेंट लिया है। जब जब आपने डिस्चार्ज की बात करी है तो आपने फ्लो कंपोनेंट पर फोकस करा है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये जो वेलोसिटी होगी ये आपकी वीएफ हो जाएगी, ना ही v1 ना ही u1 ना ही vw1, आपकी वेलोसिटी होगी फ्लो वेलोसिटी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सिखाया, देखो ये सब्जेक्ट वही सीख पाएगा जो रिवीजन कर रहा है। क्या मैंने ये बात पहले लेक्चर में नहीं बताई आपको कि v1 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट डिस्चार्ज से रिलेटेड है, एक कंपोनेंट मोशन से रिलेटेड है, रोटेशन से रिलेटेड है। वर्ल कंपोनेंट मैंने आपको क्लियरली लिखवाया, रोटेशन से रिलेटेड है। फ्लो कंपोनेंट डिस्चार्ज से रिलेटेड है। यहां क्या निकाल रहे हो, डिस्चार्ज निकाल रहे हो। आ रही बात समझ में कि नहीं, कि सब खा पी के खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब समझने की कोशिश करियो, एरिया क्या लेंगे, इस पे कोई गौर फरमाएगा, एरिया क्या लेना चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ, एरिया क्या लेना चाहिए। अगर आप एरिया को ऑब्जर्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से 3D में आप रनर को देखने की कोशिश करो। ये रनर होगा, गोल ही है ना, गोल के अलावा तो कुछ नहीं है, गोली है। यहां पर बीच में कहीं पर शाफ्ट लगी होती है, ये आपकी शाफ्ट आ गई, और इस शाफ्ट में इस तरीके से क्या लगी होती है, ब्लेड्स लगी होती है। इस तरीके से शाफ्ट में क्या लगी है, ब्लेड लगी है। फ्लूइड को कैसे अंदर जाना है, फ्लूइड को ऐसे अंदर जाना है, फ्लूइड को ऐसे अंदर जाना है, ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये ब्लेड का क्या दिख रहा है, विड्थ ऑफ द ब्लेड है। मान लो इनलेट पर जो विड्थ ऑफ द ब्लेड है ये आपको कितना दिख रहा है, B1 दिख रहा है। एग्जिट पर जो विड्थ ऑफ द ब्लेड है ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको B2 दिख रहा है। विड्थ ऑफ द ब्लेड एट द इनलेट, विड्थ ऑफ द ब्लेड एट द एग्जिट। तो आप अगर यहां पर एरिया लोगे तो आप बोलोगे कि मैम इस सरकमफेरेंस के थ्रू फ्लूइड जा रहा है ना, इस सरकमफेरेंस के, तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे पाई इंटू डी और साथ में विड्थ ऑफ द ब्लेड ले लेंगे, साथ में क्या ले लेंगे, विड्थ ऑफ द ब्लेड ले लेंगे। तो हमने यहां पर क्या करा, डिस्चार्ज के फॉर्मूला को ऑब्जर्व करा और हमें पता चला कि डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आने वाला है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, ध्यान से सुनना मेरी बात। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होगा फ्लो वेलोसिटी, इनलेट पर देखेंगे तो VF1 और रखेंगे पाई D1 B1, ठीक है, और एग्जिट पर देखेंगे तो फ्लो वेलोसिटी रखेंगे VF2 और फॉर्मूला रखेंगे पाई D2 B2, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला आ गया। इसी के साथ साथ आपको पता है कि इनलेट एग्जिट पर क्या है, फ्लो वेलोसिटी सेम है, मगर इसी के साथ साथ आपको यह भी पता है कि कहीं पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाइड होती है। मतलब क्या है, जितना डिस्चार्ज अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो चाहे इनलेट पर डिस्चार्ज निकालो चाहे एग्जिट पर निकालो, बात एक ही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हो सकता है अपने मन में ये सवाल लेके आए, अपने मन में ये सवाल लेके आए कि मैम जब यहां पर आप डायामीटर कंसीडर कर रहे हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब आप यहां पर डायामीटर कंसीडर कर रहे हो तो ऐसे तो ब्लेड लगी हुई है, तो आप मुझे बताइए क्या ये पूरा डायामीटर अवेलेबल है फ्लूइड के अंदर जाने के लिए। देखो जरा, क्या ये पूरा डायामीटर अवेलेबल है फ्लूइड के अंदर जाने के लिए। आप देखो, आप तो बोलोगे कि मैम हमको तो क्या समस्या दिख रही है कि इस पूरा डायामीटर में ये थिकनेस है ब्लेड की, ये थिकनेस है ब्लेड की, ये थिकनेस है ब्लेड की, ये थिकनेस है ब्लेड की। इस पूरे डायामीटर में एक ब्लेड की ये थिकनेस हो गई, एक ब्लेड की ये थिकनेस हो गई, ये थिकनेस हो गई, ये थिकनेस हो गई। ऐसे जितनी भी नंबर ऑफ ब्लेड्स लगाओगे डायामीटर में उतनी 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 थिकनेस की ब्लेड लगी हुई है, तो पूरा डाया तो अवेलेबल है नहीं, तो आप पूरा डाया कैसे ले सकते हो। आ रही बात समझ में,
समझ आ रहा है बात कि हमने पूरा डायमीटर ले लिया, आपने मान भी लिया, मगर जब आप एक्चुअल में डायग्राम को ऑब्जर्व करते हो, जब आप एक्चुअल में डायग्राम को ऑब्जर्व करते हो तो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है कि मैम रास्ते में अगर आप रनर पर देख रहे हो, रनर के पर देख रहे हो तो देखो एक ये ब्लेड है, एक ये ब्लेड है, एक ये ब्लेड है, एक ये ब्लेड है। ब्लेड के थ्रू फ्लूइड थोड़ी ना चला जाएगा, या ब्लेड जहां पर जितना थिकनेस का लगा हुआ है वहां से फ्लूइड पास थोड़ी ना हो जाएगा। तो इस पूरे डायामीटर में से सारी ब्लेड्स की थिकनेस को माइनस करना चाहिए अगर आपको एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। अब अच्छा एक ब्लेड तो है नहीं कि मैं टी माइनस कर दूं, ऐसी तो यहां पर नंबर ऑफ ब्लेड्स लगी होंगी। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब ब्लेड थिकनेस क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ये वाला फॉर्मूला बेटा कब इस्तेमाल करेंगे, जब ब्लेड थिकनेस नेग्लिजिबल हो। तो देखो जरा, व्हेन ब्लेड थिकनेस इज नेग्लिजिबल, व्हेन ब्लेड थिकनेस, व्हेन ब्लेड थिकनेस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। ब्लेड थिकनेस बेटा क्या होगी, नेग्लिजिबल होने वाली है, ठीक है। अगर आप ब्लेड थिकनेस कंसीडर कर रहे हो तो फॉर्मूला रिवाइज कर लो, गलत फॉर्मूला है ये, आप लिखोगे पाई, ठीक है। अब देखो पाई इंटू B1, और डी में से हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्लेड्स को माइनस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ब्लेड्स को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, देखो जरा, जो पेरीमीटर लिया था वो लिया था पाई इंटू डी, इसमें मैंने n इंटू थिकनेस ऑफ द ब्लेड माइनस कर दिया, ये D1 हो गया, ये B1 हो गया, पाई डी B1, साथ में आ गया VF1 बराबर एग्जिट पर जब हम काम करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, पाई इंटू D2, ये पूरे पेरीमीटर से नंबर ऑफ ब्लेड्स इंटू थिकनेस इंटू B2 इंटू VF2 करना पड़ेगा, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स है। जितनी भी नंबर ऑफ ब्लेड्स होंगी उसका मल्टीप्लाई, और हर ब्लेड की जो थिकनेस होगी उस थिकनेस का मल्टीप्लाई, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, थिकनेस ऑफ द ब्लेड। तो ये फॉर्मूला होता है फ्रांसिस टरबाइन में डिस्चार्ज का, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रांसिस टरबाइन, जहां पर आप क्या निकालते हो, डिस्चार्ज निकालते हो, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, क्लियर हो गया यहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब फ्रांसिस का एक छोटा भाई और था जिसको हम क्या बोल रहे थे, फॉर्नीरॉन। तो फॉर्नीरॉन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जितना भी फ्रांसिस के लिए पढ़ा है सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, फॉर्नीरॉन टरबाइन आपके जो है वो आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, तो उसमें फ्लूइड ऐसे अंदर ना जाके यहां से आपको बाहर निकलता हुआ देखने को मिलने वाला है, ऐसे देखने को मिलने वाला है। क्या मैम फॉर्नीरॉन टरबाइन पूछेगा भी नहीं, नहीं नहीं पूछेगा। तो मैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रही हूं जो आपके सिलेबस में आता है। एक पॉइंट आप लिख लो, फॉर्नीरॉन टरबाइन, फॉर्नीरॉन टरबाइन इज एन आउटवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन। बस इतना ध्यान रखो। फ्रांसिस क्या है, इनवर्ड फ्लो है, और फॉर्नीरॉन क्या है, फॉर्नीरॉन क्या है, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रांसिस टरबाइन। एरिया कैसे लिया फिर से बता देते हैं भाई। देखो जो फ्लूइड जाएगा, इस फ्लूइड जब जा रहा है तो क्या आप मानते हो कि इसी सरकमफेरेंस से पास होता हुआ जाएगा, पहले मुझे ये बता दो। जिनको एरिया नहीं समझ आया वो बता दो, क्या फ्लूइड इसी सरकमफेरेंस से पास होता हुआ जाएगा, आंसर दीजिए। क्या फ्लूइड इसी सरकमफेरेंस से पास होता हुआ जाएगा, सोचो, इसी सरकमफेरेंस से पास होता जाएगा, अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, तो ये पाई डी हो गया। और साथ में क्या होगी, इसके पास ये जो विड्थ लगी हुई, जो ब्लेड लगी है, इस ब्लेड की विड्थ होगी इनटू दी बोर्ड, तो पाई डी हो गया, साथ में विड्थ होगी। अरे बहुत ही सिंपल सी बात है। ये रनर आपका ऐसा गोल सा रनर है, ठीक है ना, ऐसा गोल सा रनर है आपका इस तरीके से, ठीक है। तो फ्लूइड इसी रनर के रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है ना, चारों तरफ से, तो पाई डी और इसके बीच में जो ब्लेड लगी होगी उसकी कुछ विड्थ होगी, तो पाई डी इनटू विड्थ ऑफ द ब्लेड, उसी ब्लेड को फॉलो करता हुआ, प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ फ्लूइड अंदर चला जाएगा।
अब मैंने आपसे बोला कि पाईडी लेना मगर संभाल के लेना, क्योंकि अगर ब्लेड भी लगी हुई है उसी रेडियल डायरेक्शन में तो उसकी थिकनेस आपको माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखिए, जितना मैंने आपको पढ़ाया है सवाल इसी में से आपका बनने वाला है। ठीक है, तो फ्रांसिस फॉर्निरॉन कौन सी टरबाइन है? रेडियल फ्लो टरबाइन है, मीडियम हेड टरबाइन है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब बारी आती है कैप्लान टरबाइन की। ठीक है, ध्यान से सुनो, नहीं बकेट जैसा नहीं होता है इसमें ब्लेड का शेप। ठीक है, ना ही आपसे ब्लेड का शेप पूछेगा, तो जितना पढ़ा रही हूं सिर्फ उतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। कैप्लान टरबाइन की बात अगर मैं करूं तो कैप्लान टरबाइन में क्या है? इफ द वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट देन द टरबाइन इज नोन एज द एक्सियल फ्लो टरबाइन। कैप्लान टरबाइन कौन सी टरबाइन है? एक्सियल फ्लो टरबाइन है। हमने टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन पढ़ लिया, रेडियल फ्लो टरबाइन पढ़ लिया, अब एक्सियल फ्लो टरबाइन में दो एग्जांपल हैं, कैप्लान एंड प्रोपेलर। बहुत ही इजी है, 5 मिनट का डिस्कशन है, उसके बाद सीधा ड्राफ्ट ट्यूब पर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो फ्लो होगा इस बार रेडियल डायरेक्शन में नहीं होगा, जो भी शाफ्ट की एक्सिस होगी उसके पैरेलली फ्लो होने वाला है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए, फ्लो जो होगा आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में होने वाला। ठीक है, फ्लो जो होगा इस डायरेक्शन में होगा और ये आप देख सकते हो दिस इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो आप देख पा रहे होगे फ्लो का डायरेक्शन मैम, फ्लो का डायरेक्शन और एक्सिस का डायरेक्शन क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? अगर पैरेलल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल फ्लो टरबाइन बोलते हैं। स्पाइरल केसिंग लगी होगी, रनर लगा होगा, ड्राफ्ट ट्यूब लगा होगा, गाइड वेंस लगे होंगे, कुछ अलग नहीं है। रिएक्शन टरबाइन के जो हमने बेसिक पार्ट्स डिस्कस करे हैं, मेन कंपोनेंट्स डिस्कस करे हैं, वो फ्रांसिस के लिए भी सेम होने वाले हैं और यहां पर कैप्लान एंड प्रोपेलर के लिए भी सेम होने वाले हैं। वही लगा है, केसिंग लगी है, स्पाइरल केसिंग है, गाइड वेंस लगे होंगे, ड्राफ्ट ट्यूब इसमें भी लगा होगा। ठीक है ना, और आपका यहां पर सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है, दैट इज द एक्सियल फ्लो। फ्रांसिस फॉर्निरॉन में रेडियल फ्लो हो रहा था, जबकि कैप्लान एंड प्रोपेलर में अगर आप देखोगे तो एक्सियल फ्लो होता है। एक्सियल फ्लो का एग्जांपल हम लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी ले चुके हैं कि जो फ्लो का डायरेक्शन है वो एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। यहां से फ्लूइड आएगा, ये जो ब्लेड्स लगी हैं इन ब्लेड्स को रोटेट करेगा और रोटेट करने के बाद ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से हम यहां पर इसको बाहर ले जाएंगे। ठीक है, अब समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं बात करती हूं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या है? द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज वर्टिकल। ये सवाल पूछा जा चुका है कि भाई एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में जो टरबाइन की शाफ्ट है वो कैसी रहती है? हॉरिजॉन्टल रहती है, वर्टिकल रहती है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज वर्टिकल एक्सियल फ्लो टरबाइन में। द लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट इज मेड लार्ज, इज नोन एज हब। ध्यान से देखो जरा, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो शाफ्ट का जो निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि मैम ये वाले हिस्से को थोड़ा साइज में बड़ा बनाया गया है। ये वाले हिस्से को थोड़ा साइज में बड़ा बनाया गया। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि इसको हम लोग बोलते हैं हब और बोस। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर आप हब बनाओगे तो क्लियरली दिख रहा है कि मैम फिर तो 2 डायामीटर भी हो जाएंगे। एक डायामीटर हमारा ये हो जाएगा, एक डायामीटर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और एक डायामीटर हमारा ये हो जाएगा जहां पर हब लगा है। हब जहां पर लगा है उसको हम हब डाया बोल सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम हब डाया बोल सकते हैं। इस डायामीटर का भी कुछ नाम रख सकते हैं, इसको हम रनर डायामीटर बोल देंगे। 2 डायामीटर आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। लेट अस कंसीडर दिस इज योर हब डायामीटर और दिस इज योर डी नॉट। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है। अच्छा एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करो, यहां पर अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछूं तो क्या जवाब दोगे? कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिस्चार्ज पास हो रहा है? यहां पर इस बार ऐसे तो जा नहीं रहा है, रेडियल तो जा नहीं रहा है कि आप पाईडी ले लो और विड्थ ऑफ द ब्लेड ले लो, पाईडी ले लो विड्थ ऑफ द ब्लेड ले लो, ऐसा तो है नहीं। इस बार तो फ्लूइड ऐसे जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से पास होगा। फ्लूइड कैसे पास होगा? फ्लूइड यहां पर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होगा, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होगा। तो एरिया क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए, आंसर करिए बेटा। ब्लेड प्रोफाइल जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिस्कस करने से कोई फायदा भी नहीं है। वैसे ही गिने चुने 4-5 दिन बचे हैं, आज खत्म करनी है टरबाइन।
कल पंप शुरू करना है, परसों सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो वही पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, और जो है पाई इंटू डी नहीं होगा। एक चीज देखो ना, ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें से इतना गायब है, तो सिर्फ इतने पोर्शन में से क्या आएगा, फ्लूइड बाहर आएगा। ये सरकमफेरेंस से नहीं जा रहा है ना, पेरीमीटर से फ्लूइड नहीं जा रहा है, जो पाईडी 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 चिल्लाए पड़े हो। पाईडी तब लेते हैं जब पेरीमीटर से फ्लूइड एंटर करे, पाईडी से, परिधि से फ्लूइड अंदर जा रहा हो। यहां क्या परिधि से फ्लूइड अंदर जा रहा है? परिधि से तो फ्लूइड रेडियल में अंदर जा रहा था, ये तो एक्सियल है। यहां पर तो आपको ये पूरा क्रॉस सेक्शन में से हब का क्रॉस सेक्शन माइनस कर देना चाहिए। तो जितने भी लोग पाईडी लिख रहे हैं, तुम तो पहले अपनी मैथ सुधार लो, क्योंकि तुम्हारी मैथ सुधरने के ना चक्कर में तुम यहां बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे जिससे फ्लूइड पास हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा π/4। ये हो गया d0 का स्क्वायर माइनस हब डायामीटर के स्क्वायर को माइनस कर दो, इतने एरिया से फ्लूइड पास हो रहा होगा। तो अब आपके लिए डिस्चार्ज निकालना भी कोई कठिन काम नहीं है। कैप्लान टरबाइन को अगर आप देखोगे तो π/4 d0 स्क्वायर माइनस dh स्क्वायर इंटू फ्लो वेलोसिटी आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो गया, पहले ही दिखा दिया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ होलो सिलेंडर, कि भाई पूरा सिलेंडर है, बीच में एक रॉड लगी हुई है डी डायामीटर की, हेब डायामीटर की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब यहां पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। द वेन्स आर फिक्स्ड ऑन दी हब, ये तो आपने देख लिया है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेन एक लगी हुई है, एक वेन ये लगी है, ये किसके ऊपर फिक्स्ड होते हैं, हब के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। किसके ऊपर फिक्स्ड होते हैं बेटा, हब के ऊपर, ठीक है। तो वेन्स क्या होंगी, हब के ऊपर फिक्स्ड होंगी एंड एक्ट एज अ रनर फॉर एन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। जनरली एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन को अगर आप देखोगे तो दो तरह की टरबाइन होती हैं, पहले ही लिखवा चुके हैं। पहली टरबाइन है हमारी कपलान और दूसरी टरबाइन है हमारी प्रोपेलर। कपलान और प्रोपेलर टरबाइन में मैम क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको सिमिलैरिटी बता दूं। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल, दोनों का डायग्राम, दोनों का कैलकुलेशन, हर एक चीज सेम है। तो मैम डिफरेंस कहां पर है, बस एक डिफरेंस है कि कैप्लान टरबाइन में मूविंग ब्लेड्स लगाते हैं, प्रोपेलर टरबाइन में फिक्स्ड ब्लेड लगाते हैं। और कैप्लान टरबाइन में मूविंग ब्लेड्स लगे होने की वजह से वहां से हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। आपसे एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा, कौन सी टरबाइन में मूविंग ब्लेड्स लगे होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कैप्लान टरबाइन में, ठीक है। तो व्हेन द वेन्स आर फिक्स्ड ऑन द हब एंड दे आर नॉट एडजस्टेबल, द टरबाइन इज नोन एज प्रोपेलर टरबाइन। ध्यान रखो, नॉट एडजस्टेबल, ब्लेड एडजस्ट नहीं होंगे प्रोपेलर टरबाइन। बट इफ द वेन्स ऑन द हब आर एडजस्टेबल, अगर वेन्स जो हब पर लगे हुए हैं वो एडजस्टेबल हैं, तो उस केस में जो टरबाइन आपको मिलेगी दैट टरबाइन इज नोन एज द कपलान टरबाइन, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ सवाल पूछेगा, आपको दे देगा पेल्टन टरबाइन, कपलान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, इसमें से बताओ किसके ब्लेड एडजस्टेबल होते हैं, आंसर होगा कैप्लान टरबाइन। बस यही पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो जितना आप पैनिक हो रहे हो, जितना आप प्रॉब्लम माइंड में सोच रहे हो कि तो बहुत टफ है, इसमें तो पता नहीं क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा भाई, यही छोटे छोटे सवाल पूछेगा। उसको भी पता है कि हाइड्रोलिक मशीन इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। बच्चे को पावर प्लांट नहीं दिख रहा होगा, बच्चे ने ब्लेड को हाथ में लेके महसूस नहीं किया होगा, तो वो सवाल भी छोटे छोटे पूछेगा। हाँ, एडजस्टेबल का मतलब है कि ब्लेड थोड़े आगे पीछे हो पाएंगे, ठीक है ना, एडजस्टेबल होंगे, ब्लेड्स आपके आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये डायग्राम ध्यान रखो। बाकी स्क्रोल केसिंग लगी होती है, बता चुकी हूं, गाइड वेन मैकेनिज्म लगा है, हब लगा है रनर के साथ और ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ है। वीएफ क्या है, फ्लो वेलोसिटी है। U1 U2 आपको यहां पर बता चुके हैं, पाई d0 n/60 हो जाएगा, ठीक है। DH क्या है, हब डाया है, D0 रनर डायामीटर है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला वहीं पर प्रूफ करा दिया, कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। π/4 d0 स्क्वायर माइनस dB स्क्वायर इंटू VF, वेलोसिटी ट्राइंगल, परफॉर्मेंस पैरामीटर, वर्किंग प्रिंसिपल, जैसा आपने फ्रांसिस में पढ़ा है सेम रहने वाला है, नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। समझ आ गया बात। इसमें विड्थ ऑफ द रनर क्यों लिए ही नहीं, विड्थ ऑफ द रनर लेने की ही जरूरत नहीं है। आप फील नहीं कर पा रहे हो, सुनो मेरी बात। एक चीज समझो कि जब हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस टरबाइन की, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। इस शाफ्ट के ऊपर ब्लेड लगी हुई है इस तरीके से,
ठीक है, इस तरीके से आपका फ्लूइड जो है इसके अंदर जाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। फ्लूइड कैसे जा रहा है मैम? पेरीमीटर से अंदर जा रहा है, पेरीमीटर से अंदर फ्लूइड जा रहा है, तो पाई डी से जा रहा है, पाई डी इंटू विड्थ ऑफ द प्लेट। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे लोगे भाई? एक तो हमारा पाई डी हो गया, और फिर ये वाली डायमेंशन लेंगे पाई डी, और ये वाली डायमेंशन, ये वाली कौन सी डायमेंशन होगी भाई? जो ब्लेड लगा हुआ है उसकी जो विड्थ होगी वो डायमेंशन लेंगे। तो हमने फ्रांसिस में कैसे एरिया ले लिया? हमने बोला कि बेटा ये परिधि से फ्लूइड चारों तरफ से अंदर जा रहा है। कैसे अंदर जा रहा है देखो जरा, मान लो ये क्या है, ये आपका रनर है, जो फ्लूइड जा रहा है वो ऐसे जा रहा है चारों तरफ से। तो देखो जब इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से हर तरफ से फ्लूइड अंदर जा रहा है, तो क्या पाई डी कवर कर रहा है? बताओ मुझे। पाई डी कवर कर रहा है? बताओ मुझे। पाई डी हो गया। अब जब यहां पर आपने एक डायमेंशन पाई डी ले ली, तो दूसरी डायमेंशन तो यही लोगे ना। ये डायमेंशन किसकी होगी? जो ब्लेड लगा हुआ है उसकी डायमेंशन। ब्लेड का यहां पर क्या होगा? विड्थ होगा। ब्लेड ऐसे लगी हुई है, ब्लेड जो है ये अगर यहां पर अगर आप देखोगे तो ब्लेड ऐसे लगी हुई है, ब्लेड ऐसे लगी हुई है, ऐसे। ये क्या है? विड्थ ऑफ द ब्लेड है। अब इसके सराउंडिंग इस तरीके से रनर के ऊपर लगी है ना, तो जब फ्लूइड अंदर जा रहा है तो पाई इंटू डी जा रहा है, और साथ में विड्थ ऑफ द ब्लेड B1। फिर मैंने बोला कि पाई डी में ही ये जो थिकनेस है ये सब चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ थिकनेस आ जाएगी। तो आपने बोला कि मैं क्या करूंगा, पाई डी में से नंबर ऑफ ब्लेड इंटू थिकनेस माइनस कर दूंगा, साथ में B1 ले लूंगा। अब डिफरेंस समझो, ठीक है? अब डिफरेंस समझो। यहां पर आपने जब एक्सियल फ्लो देखा तो फिर से वही रनर है, फिर से वही शाफ्ट है, फिर से वही ब्लेड लगा है, फिर से वही ब्लेड लगा है, कोई डिफरेंस नहीं है, मगर फ्लूइड का डायरेक्शन ये है। अब फ्लूइड रेडियली अंदर नहीं जा रहा है, फ्लूइड ऐसे जा रहा है, तब तो क्रॉस सेक्शन ये आ जाएगा ना। और ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई/4 डी स्क्वायर होता है। आपने बोला कि बीच में ये रॉड बैठी हुई है DH डायमीटर की, तो मैंने कहा कि पाई/4 DH डायमीटर माइनस कर दो। हाँ, इनलेट पर टॉप विड्थ ली गई है, एग्जिट पर बॉटम, क्योंकि आपको पता है कि फ्लूइड यहां से अप्रोच करेगा, फिर फ्लूइड यहां से बाहर भी निकलने वाला है, तो इधर B1 है और इधर B2 है। तो इनलेट पर लिखेंगे पाई D1 B1, एग्जिट पर लिखेंगे पाई D2 B2। क्या समस्या है? दोनों अलग फ्लो हैं, ये रेडियल है, ऐसे जाएगा तो पाई डी लेंगे, इसमें तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है ना, तो ये तो पाई/4 डी स्क्वायर होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ये सिलेंडर है, देखो जरा, तो ये सरफेस एरिया आप लेते हो तो पाई इंटू डी इंटू, अगर ये हाइट h है तो h लेते हो, मगर जब ये क्रॉस सेक्शन लेते हो तो आप लेते हो पाई/4 डी स्क्वायर। जब यहां से फ्लो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, मगर जब इस सरफेस के थ्रू फ्लो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। h में क्या ले रहे हैं? विड्थ ऑफ द ब्लेड। अब बताओ, अब बताइए, हेलो, कितने लोगों को समस्या है? ठीक है, ब्लेड फिक्स्ड का मतलब समझ रहे हो? ये वाले फिक्स्ड नहीं है कि अपनी जगह पे रुके रहेंगे, नहीं जी, आप समझ नहीं रहे हो कि मतलब यहां पर रनर पर जो ब्लेड लगा है वो रनर के साथ फिक्स रहेगा, शाफ्ट के साथ तो रोटेट करेगा। एक हमने ऐसा एडजस्टेबल ब्लेड बनाया कि अपना यहां पर 2 सेट बन गए हैं, 2 सेट ऑफ द ब्लेड बन गए हैं, तो ये ब्लेड आगे पीछे हो पा रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेबल। अरे गधो, अगर रनर वाले ब्लेड को परमानेंटली स्टेशनरी बना दोगे, स्टेटर बना दोगे, तो पावर कहां से बनाओगे? उसकी बात नहीं हो रही है। तभी मैंने यहां पर ये नहीं कहा कि ब्लेड फिक्स्ड है और ब्लेड मूविंग है, मैंने बोला ब्लेड एडजस्टेबल है। जो ब्लेड की प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आगे पीछे एडजस्ट हो सकती है। ये नहीं बोला कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड नहीं है, नॉट एडजस्टेबल है। मतलब जो शेप आपने ब्लेड का बना दिया बस वही बना रहेगा, वो अपनी शेप में एडजस्टेबल नहीं होगा। मगर कैप्लान में हमने इस तरीके से ब्लेड की प्रोफाइल बनाई है, मतलब इस तरीके से ब्लेड का अरेंजमेंट बनाया है कि ब्लेड आपस में एडजस्ट हो सकता है, घूमेगा तो दोनों ही केस में। मैंने जरूर कोई पाप करा है पिछले जन्म में जो तुम मिले हो मुझे। वाकई में तुम लोगों का मैथ में जो है वो अब्बा डब्बा जब्बा ही है पूरा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें कोई समस्या है?
समझ आया? रेडियल का एरिया और एक्सियल का एरिया आ गया ना। एडवांटेजेस क्या है? रनर ब्लेड आर एडजस्टेबल इन कपलान टरबाइन, दैट्स व्हाई लिटिल मोर एफिशिएंट देन प्रोपेलर टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन। कपलान टरबाइन ज्यादा एफिशिएंट होती है, क्यों? प्रोपेलर और फ्रांसिस से। रीजन क्या है जी? ध्यान रखियो, क्योंकि उसके ब्लेड एडजस्टेबल हैं, लो हेड रिक्वायर्ड होगा, वेरी लेस नंबर ऑफ ब्लेड्स आर रिक्वायर्ड। जनरली 3 से लेकर 8 ब्लेड हम यहां पर लगाते हैं और रेजिस्टेंस भी कम होगा बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? पोजीशन ऑफ द शाफ्ट इज ओनली वर्टिकल डायरेक्शन। देखो ना, शाफ्ट पोजीशन सिर्फ वर्टिकल है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। स्पीड ऑफ द टरबाइन 250 से 850 देखने को मिलेगी। हाई स्पीड जनरेटर रिक्वायर्ड होगा, लार्ज फ्लो रेट की जरूरत होगी। पेल्टन टरबाइन में लो फ्लो रेट, लो डिस्चार्ज, इसमें लार्ज डिस्चार्ज आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अब सेपरेटली, ठीक है, चलो अब सेपरेटली ड्राफ्ट ट्यूब को डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ड्राफ्ट ट्यूब कैसे हमको कैविटेशन से बचा रहा है। बेसिकली ड्राफ्ट ट्यूब से कैविटेशन बचाया जाता है। ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? एक पाइप है जिसका ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। कहां पर कनेक्ट करेंगे? टरबाइन के एग्जिट पर। ठीक है, टरबाइन के एग्जिट पर कनेक्ट करेंगे। Outlet of the runner of the tail race, it is used for discharging water from the exit of the turbine to the tail race। पहले ये फालतू की बातें जो लिखी हैं इसको समझ लियो। टरबाइन के एग्जिट पर ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, टरबाइन एग्जिट से लेकर टेल रेस तक ड्राफ्ट ट्यूब कनेक्टेड होती है। इसका जो एरिया होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बनाते हैं। रीजन क्या है? आपने भी यहां पर देखा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि मैम जब फ्लूइड जो है केसिंग से पास हो रहा है, देखो एक्सेल में भी स्पाइरल केसिंग लगी थी, स्क्रोल केसिंग बोल रहे थे, और रेडियल टरबाइन में भी स्पाइरल केसिंग आपने देखी। दोनों ही केस में हम प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो ये प्रेशर एनर्जी हमारे पप्पा तो भेज नहीं रहे हैं, घर से तो आ नहीं रही है। काइनेटिक एनर्जी अगर प्रेशर एनर्जी से बनाई जा रही है तो ये टोटल एनर्जी का ही कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। टोटल एनर्जी में जो प्रेशर का हिस्सा था उससे ही हमने काइनेटिक एनर्जी बना ली, तो प्रेशर लगातार आपका घटता जाता है। और ऐसा देखा गया कि टरबाइन एग्जिट पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। टरबाइन के एग्जिट पर अगर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है और इन केस अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से नीचे चला गया तो कैविटेशन हो जाएगा। कैविटेशन का मतलब है वेपर बबल बनेंगे और वहां पर कैविटीज फॉर्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से काफी मुश्किलें आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हमें टरबाइन एग्जिट से वाटर को निकाल के अब टेल रेस तक पहुंचाना है। टेल रेस पर ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैठा हुआ है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है टेल रेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टरबाइन के एग्जिट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए था वो नहीं मिला आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम टरबाइन के एग्जिट पर जो प्रेशर मिलता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक मिलता है, तो जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि टेल रेस से वाटर जो है वो क्या करेगा? टरबाइन एग्जिट तक पहुंचेगा, इंस्टेड ऑफ टरबाइन एग्जिट से वाटर टेल रेस तक पहुंचना चाहिए। तो हमने वहां पर क्या करा? एक पाइप लगा दिया ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया का। आपको भी पता है कि जब भी कभी हम एरिया को बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ने की वजह से वेलोसिटी घटती है, और वेलोसिटी घटेगा तो हम प्रेशर एनर्जी को वापस से बढ़ा लेंगे ताकि हम टरबाइन एग्जिट से जो वाटर है वो टेल रेस तक पहुंचा पाए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी मुझे बताइए, ड्राफ्ट ट्यूब का काम समझ आया? कैविटेशन से आपको ड्राफ्ट ट्यूब बचाने वाला है। सारी रिएक्शन टरबाइन में हम ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। अब यहां पर देखो, ये कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब है, सिंपल टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। इस ट्यूब को बोलते हैं सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। और ये वाला हमारा क्या कहलाता है? मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट हम सारे ही ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब देखोगे ना तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है ड्राफ्ट ट्यूब की वो करीब 90% होती है। एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब अगर आप देखोगे तो 90% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। सिंपल एल्बो टाइप का अगर आप एफिशिएंसी देखोगे तो ये 60% के आसपास मिलती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो एफिशिएंसी है वो आपको 80% के आसपास देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कोनिकल हो गया। कहीं पर अगर बेसिकली स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो अलग अलग तरह की हम यहां पर लगा लेते हैं। इसको 85 कर लो, 85% तक आपको यहां पर एफिशिएंसी
देखने को मिलेगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, किसी काम की नहीं है, बट फिर भी लिख के लेके जाओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी से बन जाएगा। ठीक है, तो जो कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब है और जो मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब है, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जबकि सिंपल एल्बो ट्यूब अगर आप देखोगे तो इसकी एफिशिएंसी मात्र आपको 60% देखने को मिल रही है। मगर तब भी हम उस जगहों पर इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे जहां पर क्या होगा, स्पेस की प्रॉब्लम होगी। तो आपको देखने को मिल रहा है सिंपल एल्बो ट्यूब एंड एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब विद सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट रिक्वायर्ड लेस स्पेस एज कंपैरिजन टू द अदर ट्यूब। मतलब क्या है, सिंपल एल्बो में जरूरी नहीं है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एग्जिट पर कर दो, ऐसा भी हो सकता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इनलेट पर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एग्जिट पर। तो क्रॉस सेक्शन के साथ आप वेरिएशन कर सकते हो। तो ये वहां लगाएंगे जहां स्पेस की समस्या है, अदरवाइज हम जनरली क्या लगाने वाले हैं, सिंपल ड्राफ्ट ट्यूब मतलब कोनिकल वाला या तो मूडी स्प्रेडिंग, क्योंकि दोनों ही हाईली एफिशिएंट ड्राफ्ट ट्यूब आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहां वाला पूरा पार्ट समझ ही नहीं आता है, मगर आप समझ पाओगे, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, डिवीजन कर लो भाई जाके। तुमको क्या हम पकड़ के मार के लेके आए क्लास के अंदर? मत पढ़ो मत पढ़ो बेटा, क्या करोगे? रिवीजन कर लो, छोड़ दो एक सब्जेक्ट, क्या दिक्कत है? तो देखो जरा, ये पॉइंट 1 अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट 1 क्या है? व्हाट इज दिस पॉइंट 1? ये है टरबाइन एग्जिट। पॉइंट 1 कहां पर है बेटा? टरबाइन एग्जिट पर है। बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट 1 टरबाइन एग्जिट पर है। पॉइंट 2 अगर आप देखोगे तो ये कहां पर है? टेल रेस पर है। पॉइंट 2 देखो, ये पॉइंट 2 है, कहां पर है? टेल रेस पर है। टेल रेस पर यहां पर आपको पता है सब जगह क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पीएटीएम बैठा होगा। और पॉइंट 3 भी हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट 3 क्या है? लिटिल बिलो द टेल रेस। ठीक है, लिटिल बिलो द टेल रेस। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉइंट 1 पर कितना प्रेशर हेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको प्रेशर हेड निकालना है, देखो पूरा खेला प्रेशर वेलोसिटी पर चल रहा है, तो क्या मैं यहां पर 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगा दूं? लग जाएगी बर्नौली इक्वेशन। देखो जरा कैसे लगाएंगे, बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन यहां पर लगाते हैं। तो जैसे ही आप बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो आपको यहां पर मिलने वाला है P1 बाई रो जी। ठीक है, P1 बाई रो जी। मान लियो यही हमारी क्या है? रेफरेंस लाइन है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन बिना रेफरेंस लाइन के नहीं लगाई जा सकती। तो P1 बाई रो जी हो गया, प्लस का कितना हो जाएगा? V1 स्क्वायर बाई 2G हो जाएगा। प्लस आप मुझे बताइए पोटेंशियल हेड कितना है रेफरेंस लाइन से? पहचानिए, पोटेंशियल लाइन से पोटेंशियल हेड कितना है रेफरेंस लाइन से? तो आपको देखने को मिल रहा होगा 0.1 मैम HS दूरी पर है, HS हाइट पर है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे? HS रख दो। 0.2 पर देखो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस पोटेंशियल हेड कुछ है नहीं, और साथ में क्या होंगे? जब फ्लो यहां से पास होगा तो आपको पता है कि रास्ते में आपको फ्रिक्शनल लॉसेस देखने को मिलने वाले। हम क्या चाहते हैं निकालना? हम P1 बाई रो जी निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है कि मैम ये जो टेल रेस आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ये टेल रेस का लेवल तो चेंज होगा नहीं। इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी देखें तो मैम वेलोसिटी हम यहां की 0 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज हम यहां क्या कर सकते हैं? हम यहां पर P1 बाई रो जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखना जरा, P1 बाई रो जी आपका जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? P2 किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये क्या आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई 2G, नॉट V2, इट्स V1, इट्स V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस HS। ये पूरा ब्रैकेट उठा के ले आए, PATM से इसको माइनस करा और फिर जो लॉसेस थे वो लॉसेस हमने एज इट इज यहां पर रख दिए। तो आप एकदम क्लियरली देख पा रहे होगे कि बेटा जो P1 बाई रो जी है वो किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, और उसमें से ये टर्म आप माइनस कर रहे हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड और उसमें से ये टर्म आप माइनस कर रहे हो। तो क्या आपको यहां पर दिख रहा है कि
टरबाइन के इनलेट पर या एग्जिट पर या ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर जो हमें प्रेशर मिल रहा है दैट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए जल्दी से। आंसर करो। वी कैन ऑब्जर्व is तो एकदम क्लियरली विजिबल है कि भैया टरबाइन के एग्जिट पर जो प्रेशर होगा वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जा चुका है। अच्छा, मिनिमम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। आप मुझे बताइए कि अगर मिनिमम हो भी रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो रहा है, तो कितना मिनिमम यहां पर एक्सेप्टेबल है? आप बोलोगे कि मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना भी मिनिमम होना है हो जाए, मगर वो मिनिमम प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर से ज्यादा ही होना चाहिए टू अवॉइड कैविटेशन। आपने बोला कि यहां पर मैम क्लियरली दिख रहा है कि ये जो प्रेशर P1 है, ये जो प्रेशर P1 है, ये प्रेशर मिनिमम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कम होते होते मिनिमम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट आपने बोला कि मिनिमम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम हो रहा है होने दो, मगर ये जो मिनिमम प्रेशर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से कम नहीं जाना चाहिए, किसके लिए? टू अवॉइड कैविटेशन। टू अवॉइड कैविटेशन, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए ये जो P1 प्रेशर है ये PV से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सेकंड पे एरिया इंक्रीजिंग है इसलिए वेलोसिटी कम है और जीरो ली है। नहीं नहीं, इस वजह से नहीं ली है, ये टेल रेस है। हेड रेस का लेवल और टेल रेस का लेवल मोशन नहीं कर रहा होगा। जहां पर रिजर्वायर का लेवल है वो लेवल हमेशा फिक्स रहेगा, तो उस लेवल पर कोई पॉइंट लोगे तो वेलोसिटी जीरो होगी। इसी तरीके से जो टेल रेस का लेवल है ये लेवल चेंज नहीं होगा, इस पर कहीं पर भी अगर पॉइंट लोगे तो वो मूव नहीं करेगा, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बताइए, ये चीज आपको यहां पर पता चल गई होगी बिना किसी समस्या के। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि पॉइंट 1 पर काइनेटिक हेड कितना था। तो देखो जरा, मैं निकालने क्या जा रही हूं, V1²/2G मैं उधर ले जाऊंगी, HLB मैं उधर ले जाऊंगी और इस टर्म को इधर भेज दूंगी। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो जरा, मैंने क्या करा, मैं यहां पर V1²/2G, देखो निगेटिव में है ना V1²/2G, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा V1²/2G। ठीक है, फिर देखो जरा, HL यहां पॉजिटिव है, उधर भेजोगे निगेटिव हो जाएगा, माइनस का HL। क्या बचा? इज इक्वल टू दी, ध्यान से देखना, क्या बचा? PATM/ρg बचा, माइनस का HS बचा और माइनस का P1/ρg। तो क्या बच गया? PATM/ρg बच गया, माइनस का क्या बच गया? HS बच गया, माइनस का P1/ρg बच गया। ठीक है, एक काम करते हैं, P1/ρg पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा P1/ρg माइनस HS। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां पर एक्सप्रेशन आ गई। यहां पर ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थॉमा पैरामीटर। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल थॉमा पैरामीटर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? इसकी वैल्यू बराबर होती है सिग्मा इंटू, सिग्मा C बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटू में क्या रखेंगे? नेट हेड ऑफ द टरबाइन। नेट हेड ऑफ द टरबाइन। V1²/2G माइनस HL क्या है? क्रिटिकल थॉमा पैरामीटर, और ये पैरामीटर प्रोडक्ट होता है सिग्मा C इंटू H के बराबर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा PATM/ρg माइनस P1/ρg माइनस HS।
ठीक है, यहां से जरा आप सिग्मा की वैल्यू निकालिए, सिग्मा सी की बेसिकली क्रिटिकल थर्मो पैरामीटर की वैल्यू निकालिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये आ गया H, यहां पर आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड PATM बाई रो जी, ठीक है, यहां पर आ गया इनलेट पर जो प्रेशर हेड है P1 बाई रो जी, और यहां पर आ जाएगा माइनस का HS। ये किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा सी की। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल थर्मो पैरामीटर। इसी के साथ एक होता है थर्मो कैविटेशन नंबर। थर्मो कैविटेशन नंबर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए। उसको बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सिग्मा हमारा क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज दी थर्मो कैविटेशन नंबर, थर्मो कैविटेशन नंबर, ठीक है। आप मुझे बताइए यहां पर अगर हम कैविटेशन की क्रिटिकल सिचुएशन की बात करें, ठीक है, किस चीज से डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा सी से, ठीक है। तो यहां पर आप मुझे बताइए प्रेशर मिनिमम होते 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 क्या बन जाएगा? बताइए। प्रेशर डिक्रीज होते 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 कहां पहुंचने वाला? वेपर प्रेशर पर। और जब वेपर प्रेशर पर पहुंचेगा तो कैविटेशन आपको देखने को मिलने वाला। मानते हो कि नहीं मानते हो? जब प्रेशर वेपर प्रेशर पर पहुंचेगा तब आपको कैविटेशन देखने को मिलने वाला है। इसी वजह से इसको थर्मो कैविटेशन नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, यहां पर हम H रखते हैं, यहां पर ये हो जाएगा PATM बाई रो जी माइनस P1 जो है वो वेपर प्रेशर बन गया, PV बाई रो जी माइनस HS। अब ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करिए। ये क्या है? थर्मो कैविटेशन नंबर। यहां पर ये क्या है? ये आपका क्रिटिकल थर्मो पैरामीटर है। इसमें आपने P1 रख रखा है और थर्मो कैविटेशन पैरामीटर क्या बनाया है? वेपर प्रेशर की कंडीशन। तो हमें अगर कैविटेशन यहां पर अवॉइड करना है तो इस सिग्मा की जो वैल्यू है वो हमेशा क्रिटिकल से ज्यादा होनी चाहिए। ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये क्रिटिकल सिचुएशन है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने वेपर प्रेशर रख दिया है। सिग्मा की वैल्यू मतलब जो थर्मो कैविटेशन नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? क्रिटिकल थर्मो पैरामीटर से ज्यादा होना चाहिए टू अवॉइड कैविटेशन, अवॉइड कैविटेशन, टू अवॉइड कैविटेशन, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हमेशा सिग्मा सी से ज्यादा होनी चाहिए। सिग्मा की वैल्यू हमेशा सिग्मा सी से ज्यादा होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से मुझे बताओ। ऑब्वियसली इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर। नीचे भी हेड है, ऊपर भी हेड है, तो हेड जब कटेगा तो डायमेंशनलेस ही बनेगा। नहीं कर सकते नेग्लेक्ट ना। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिस्पेक्ट में ही तो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर बात ही यही चल रही है कि टरबाइन एग्जिट पर प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर चला गया। तो अगर तुम एटमॉस्फेयर को ही नेग्लेक्ट कर दोगे तो काम कैसे चलेगा? अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, सिग्मा सी से आपने ज्यादा कंसीडर करा कैविटेशन ना होने के चांसेस, ठीक है। दोनों की तरफ अगर आप देखोगे PATM HS, PATM HS सब सेम है। सिग्मा ज्यादा होगा सिग्मा सी से, ये कौन डिसाइड कर रहा है? PV बाई रो जी। इसका मतलब है जब ये PV बाई रो जी ये कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर PV बाई रो जी कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बढ़ जाएगा। और सिग्मा सी से ज्यादा होना चाहिए मतलब सिग्मा सी कम होना चाहिए। सिग्मा सी कम होने का मतलब क्या है? P1 बाई रो जी ज्यादा होगा, P1 बाई रो जी ज्यादा होगा, P1 बाई रो जी ज्यादा होगा। जब ये P1 बाई रो जी ज्यादा होगा तब सिग्मा जी ज्यादा होगा। और हम चाहते भी हैं कि P1 बाई रो जी ज्यादा हो, इतना कम नहीं हो जाए कि वेपर प्रेशर से भी नीचे चला जाए। आ रही बात समझ में? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। आप यहां पर क्या करो, यहां पर रख दो सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। यहां पर रख दो सिग्मा की वैल्यू, यहां पर रख दो सिग्मा सी की वैल्यू। देखो जरा, यहां पर मैं रख देती हूं सिग्मा की वैल्यू कितनी है? PATM बाई रो जी माइनस का PV बाई रो जी माइनस का HS डिवाइडेड बाई H, ठीक है। अब देखो जरा, ये ज्यादा लिखा है हमने, फिर क्या लिखा है? PATM बाई रो जी
माइनस का P1/ρg माइनस का HS डिवाइडेड बाय H। तो ये तो टर्म कट जाएंगे सारे, ये सारे काट दो, PATM भी कट जाएगा। सिंपल आपका बचेगा माइनस का PV/ρg ग्रेटर देन माइनस का P1/ρg। इनइक्वालिटी है, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो हमें मिलेगा PV/ρg। इधर इनइक्वालिटी है तो इधर मिल जाएगी P1/ρg। क्या हम ये कंडीशन सही बना रहे हैं? कैविटेशन को हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम आपसे गुस्सा हैं। क्यों गुस्सा है? क्योंकि मैंने आपको FM में पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, बताओ मुझे, क्या हमने ये सही इक्वेशन कंसिडर करी है कि P1/ρg PV/ρg से ज्यादा होना चाहिए? वो कब ज्यादा होगा? जब हम सिग्मा को सिग्मा C से ज्यादा करें। प्रूफ करा दिया। ठीक है, तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी था, इक्वालिटी होता तो माइनस माइनस काट देते, मगर इनइक्वालिटी है तो माइनस माइनस ऐसे नहीं कटेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो उस केस में आपको P1/ρg जो है हमेशा PV/ρg से ज्यादा रखना चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज और सुनो, अगर यहां पर सिग्मा को जरा देखो, सिग्मा ज्यादा होना चाहिए। HS क्या है? हाइट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है। अगर मैं HS को बढ़ा दूं तो क्या मेरा सिग्मा घट जाएगा? सोचो, अगर मैं HS को बढ़ा दूं क्या मेरा सिग्मा घट जाएगा? थॉमा कैविटेशन नंबर घट जाएगा? यस मैम, घट जाएगा। और जैसे ही थॉमा कैविटेशन नंबर घटेगा, तो ये तो घट रहा है, हम तो कह रहे हैं ज्यादा कर लो, ये तो घट रहा है, तो इसका मतलब है कैविटेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इससे क्लियरली समझ आता है ड्राफ्ट ट्यूब की लेंथ से भी फर्क पड़ता है कैविटेशन होगा कि नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कि ड्राफ्ट ट्यूब की जो लेंथ है वो हमको बहुत ज्यादा रखनी चाहिए या कम से कम रखनी चाहिए? बताओ, ड्राफ्ट ट्यूब की जो लेंथ है वो हमें बहुत ज्यादा रखनी चाहिए या कम से कम रखनी चाहिए? टू अवॉइड कैविटेशन, क्योंकि क्लियरली आपको दिख रहा है, HS हाइट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब है। अगर HS बढ़ेगा तो सिग्मा आपका घट जाएगा, तो यहां पर चांसेस ऑफ कैविटेशन भी बढ़ जाएंगे। कैविटेशन विल इंक्रीज, चांसेस ऑफ कैविटेशन विल इंक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया, कह रहे हैं ज्यादा रखना चाहिए। वाह भाई वाह। मैं तो सीधी बात बोलूंगी कि अगर कोई लप्पू जैसा बच्चा होगा तो वो HM नहीं पढ़ पाएगा। बच्चा वही पढ़ पाएगा जो सिंसियर हो, सुनने का मादा रखता हो, समय दे को सब्जेक्ट को सीखना चाहे, समय दे के। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि हाइट से भी काफी फर्क पड़ जाता है, काफी फर्क आपका यहां पर पड़ जाता है। चले फिर आगे चले। आगे चले, क्लियर हो गया यहां पर सारी चीजें? देखो ये ससुरे बैकफ्लो की तरफ घूम रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं कैविटेशन की, ये बैकफ्लो में घूम रहे हैं। सचिन है लप्पू तो देख लियो भाई थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कैविटेशन कहां पर होता है। तो आपसे पूछेगा कैविटेशन कहां पर होता है, तो ध्यान रखना कैविटेशन जो है वो टरबाइन एग्जिट पर होता है। पंप के बारे में जब बात करेंगे तो उसका अलग लिख लेंगे। ठीक है, अभी टरबाइन की बात कर रहे हैं तो याद रखना टरबाइन एग्जिट पर होता है। ठीक है, कैविटेशन से बचने के लिए, कैविटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपसे पूछ लेता है
ठीक है। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब आप बना सकते हो। एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब, एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी। अच्छा ये बताओ ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी किस पर निर्भर कर रही है? हम क्या बना रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही तो बना रहे हो भैया जी, और क्या बना रहे हो? तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा? इनलेट पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को किस में कन्वर्ट करने वाला है? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। यूथ लगाई थी, सब क्वेश्चन लग गए टरबाइन के, बढ़िया बेहतरीन। बाकी लोग भी सीखो आदित्य से और जाके लगाओ। मेरा सर खाने से ज्यादा बेहतर है मेहनत कर लो, क्योंकि मैं नहीं सुधरूंगी, मैं तो वैसी रहूंगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इनलेट पर काइनेटिक एनर्जी हेड कितना है? v1 स्क्वायर बाई 2g। इसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट आपने प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। तो एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब आपको क्या बताएगी कि आपने कितना पार्ट काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर पूरा पूरा कन्वर्ट कर दोगे तो ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। ठीक है। मगर इस टोटल एनर्जी में से ध्यान से देखो, v1 स्क्वायर बाई 2g आपकी टोटल एनर्जी है। अब इस एनर्जी का कुछ हिस्सा प्रेशर एनर्जी में चेंज हो चुका है, प्रेशर वापस से बढ़ाया है ना आपने डिस्चार्ज कराने के लिए। तो यहां पर देखो पॉइंट 3 को ऑब्जर्व करो, पॉइंट 3 को ऑब्जर्व करो तो आपको काइनेटिक हेड मिलेगा v3 स्क्वायर बाई 2g। मतलब इनलेट पर कितना था माइनस एग्जिट पर कितना था, और साथ में बीच में लॉस में कितनी एनर्जी चली गई, उन सबको हटा दियो, टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी मिल जाएगी। सुनो मैंने क्या बोला? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज कैसे निकालोगे? आप सीधा बोलोगे कि मैम यहां पर देख लो कितना था। ठीक है, यहां पर देख लियो मैम कितना था। अच्छा पॉइंट 2 कंसिडर करा है यहां पर हमने पॉइंट 2 कंसिडर करा है। तो v1 स्क्वायर बाई 2g, v2 स्क्वायर बाई 2g माइनस रास्ते के होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेस। तो मैंने बोला 1 पर इतनी एनर्जी थी, माइनस 2 पर इतनी एनर्जी थी, लॉसेस। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। क्लियर हो गया? क्या होगा ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी? कितना इफेक्टिवली आपने काइनेटिक एनर्जी की रिकवरी करी है, कितना इफेक्टिवली आपने काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करा है। ठीक है। और दूसरी चीज आपने ये भी सीखी कि हाइट बहुत ज्यादा ड्राफ्ट ट्यूब की नहीं होने वाली, बिकॉज इट मे कॉज कैविटेशन। ठीक है, इट मे कॉज कैविटेशन। अब शुरू से थोड़ा सा चलते हैं, टरबाइन वाला पोर्शन हमारा पूरा निपट गया है। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्पेसिफिक स्पीड पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से एक टर्म आपको पिक्चर में और देखने को मिलने वाला है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट स्पीड। आज जाके सारे बच्चे जो हैं टरबाइन के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आज मैं चाहती हूं 8 बजे के बाद यहां पर एकदम टरबाइन का माहौल बना दिखे। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइन का कमेंट सेक्शन ओपन कर दे रही हूं, उसी पर पूरा टरबाइन का माहौल बना देखिए। अभी ओपन कर दे रही हूं, रुको। हाइड्रोलिक मशीन डिस्कशन ओपन हो गया है। ठीक है, लीव अ कमेंट का देखो ऑप्शन आ गया होगा। हाइड्रोलिक मशीन डिस्कशन के नाम से कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया है। ठीक है, उसमें पूरा माहौल बना दिखे। इस ग्रुप का है नाम, नहीं पता था तो पता कर लो, बाकी तो आई थिंक ज्यादातर लोग हैं ही। ठीक है, यूनिट स्पीड, इसको लिख लो, इससे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना। ठीक है, यूनिट स्पीड की डेफिनेशन लिखा देते हैं। व्हेन टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड, यूनिट क्वांटिटीज लिख लो, यूनिट क्वांटिटीज। यूनिट क्वांटिटीज हमको कब मिलती हैं? जब टरबाइन यूनिट हेड पर वर्क कर रहा हो। व्हेन टरबाइन वर्किंग अंडर, when turbine
वर्किंग अंडर यूनिट हेड। ठीक है, जब कोई टरबाइन यूनिट हेड पर काम करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी पैरामीटर्स मिलते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज मिलती हैं, ठीक है, वो सारा आपका क्या कहलाता है? यूनिट क्वांटिटीज कहलाती हैं, यूनिट पैरामीटर्स कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बताइए, यूनिट हेड पर काम करने वाली जो टरबाइंस होंगी उनसे जो भी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाने वाली हैं? यूनिट क्वांटिटीज कहलाने वाली हैं। ठीक है, जनरली 3 इंपॉर्टेंट यूनिट क्वांटिटीज हैं, मतलब 3 है, 4 नहीं है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट यूनिट क्वांटिटीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली यूनिट क्वांटिटी है यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग NU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला बेसिकली पता होना चाहिए। दूसरा है आपका यूनिट डिस्चार्ज, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, यूनिट डिस्चार्ज, इसको हम QU से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा हमारा कहलाता है यूनिट पावर। क्या कहलाता है? यूनिट पावर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PU से। जैसे स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक हेड, स्पेसिफिक डिस्चार्ज, स्पेसिफिक पावर के फॉर्मूलाज बनाए हैं ना, वैसे इसके भी बना लो। NU जो होता है वो N/√H के बराबर होता है। NU बराबर N/√H। ठीक है, किन्हीं 2 टरबाइन की यूनिट स्पीड को कंपेयर करा के किसी एक टरबाइन का अगर आरपीएम पता है, हेड पता है, तो दूसरी टरबाइन का आरपीएम हेड आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, इसी तरीके से यूनिट जो आपका यहां पर डिस्चार्ज है QU, ये भी इसी के बराबर होता है, Q/√H। कोई भी 2 टरबाइन है, ठीक है, एक टरबाइन का आपके पास डिस्चार्ज है, एक टरबाइन का हेड है, दूसरी टरबाइन का हेड है डिस्चार्ज बताना है, तो यूनिट स्पीड्स को कंपेयर कर, यूनिट डिस्चार्ज को कंपेयर करा के दूसरी टरबाइन का आप डिस्चार्ज बता सकते हो। इसी तरीके से यूनिट पावर होती है। यूनिट पावर को अगर आप देखोगे तो P/H की पावर 3/2 हो जाता है, मतलब H/√H। तो कोई 2 टरबाइन को यूनिट हेड पर आप रन करा के कंपेयर करा के आसानी से क्या कर सकते हो, चाहे हेड निकाल लो चाहे पावर निकाल लो। ठीक है, तो जब भी कभी टरबाइन डिफरेंट हेड्स पर, डिफरेंट वैल्यूज पर रन कर रही होंगी, उनकी यूनिट वैल्यूज को आप कंपेयर करा के आसानी से किसी भी एक टरबाइन का पावर, हेड, स्पीड, डिस्चार्ज कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। शुरुआत से थोड़ा चलते हैं, ठीक है, शुरुआत से थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी। पेल्टन वाला तो आई थिंक पूरा क्लियर हो ही गया है, बाकी बचा आपका रिएक्शन वाला, मतलब इंपल्स वाला पूरा हो गया जिसमें पेल्टन टरबाइन पड़ी। रिएक्शन को थोड़ा शुरुआत से देख लेते हैं। मेरी बातें अगर सुनी भी होंगी तब भी कर लोगे क्वेश्चंस, इतना मुझे गारंटी से आइडिया है। ठीक है, चलो एक एक स्लाइड करके देखते हैं क्या मामला हमने डिस्कस करा। रिएक्शन टरबाइन में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू करा रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस, मतलब फ्रांसिस और फॉर्निरॉन का डिस्कशन। तो हमें पता चला वाटर इनवर्ड फ्लो भी हो सकता है, आउटवर्ड फ्लो भी हो सकता है, और पार्ट्स को भी डिस्कस कर लिया, केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, रनर, ये पूरा डायग्राम में आपको सारी चीजें दिख ही रही हैं, क्या क्या किस तरीके से लगा हुआ है, कैसे एरिया हम लोग डिक्रीज करा रहे हैं, कैसे प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेन डिस्कशन हमारा यहां से शुरू हुआ, डिग्री ऑफ रिएक्शन, प्रेशर एनर्जी चेंज डिवाइड बाय टोटल एनर्जी चेंज। फिर हमने इसका एक और फॉर्मेट मैनिपुलेट करी है, इक्वेशन वही है। तो मैंने कहा कि इसको जो है ऐसे भी याद रख सकते हो, एंथैल्पी ड्रॉप और राइज इन द रोटर डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ड्रॉप और राइज इन द स्टेज। अब यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ड्रॉप इन द रोटर प्लस एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेटर। एक सवाल ऑलरेडी SSC में पूछा जा चुका है, बोला था उसने रोटर का एंथैल्पी ड्रॉप 5 है, स्टेटर का एंथैल्पी ड्रॉप 4 है, बताओ डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रोटर का यहां पर 5 रख देना है, यहां 4 + 5 रख देना है, क्योंकि स्टेज लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो, इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड क्या है, ये वो स्पीड है टरबाइन की जिस पर जो टरबाइन है वो आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल टरबाइन के शेप में भी, ज्योमेट्रिकली मतलब सिमिलर होगा, मगर इस साइज का बनाएंगे कि वो यूनिट 1 किलोवाट पावर जो है डेवलप करे जब वो 1 मीटर हेड पर काम कर रहा हो। ठीक है, तो NS क्या हो गया,
P अपॉन H की पावर 5/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो N क्या है, RPM है, P पावर है, नेट हेड है। इसी तरीके से अदर फॉर्मूलाज भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं। ये कंडीशन दो चीजों पर डिपेंड करती है, यूनिट पावर और यूनिट हेड, ठीक है। यूनिट पावर और यूनिट हेड, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे। आगे चलते हैं, फ्रांसिस की बात करी, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये क्या है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। इसका पूरा कैलकुलेशन हमने मैन्युअली देखा कि रनर पावर क्या है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, यहां पर आ गया, ठीक है। स्पीड रेशियो कितना होता है, फ्लो रेशियो कितना होता है, विड्थ अपॉन डायामीटर ऑफ द रनर का रेशियो किस हिसाब से वेरी करता है, और डिस्चार्ज कितना होता है। फिर एक बड़ी बहस चली हमारी एरिया को लेकर, और आपके मैथमेटिक्स के पाप भी यहां पर धो के खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। धुल गए हैं ना, सही बता दो भाई। कैप्लान टरबाइन फिर हमने डिस्कस करा। कैप्लान क्या है, एक्सियल फ्लो है, इसकी शाफ्ट वर्टिकल होती है, और बॉटम से अगर आप शाफ्ट देखोगे तो थोड़ी लोअर एंड को लार्जर बनाते हैं, जिसको हम हब बोलते हैं। प्रोपेलर, कैप्लान, इसके दो एग्जाम्पल हैं। कैप्लान टरबाइन में एडजस्टेबल ब्लेड है, प्रोपेलर टरबाइन में एडजस्टेबल ब्लेड्स नहीं है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से कैप्लान टरबाइन ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपैरिजन टू दी प्रोपेलर टरबाइन। फिर स्क्रोल केसिंग, गाइड वेन मैकेनिज्म, हब हो गया, ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, फिर वही फालतू का डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकाल लिया, और फिर उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सीधा आ गया ड्राफ्ट ट्यूब पर। ड्राफ्ट ट्यूब की कैलकुलेशन करी, थॉमा कैविटेशन पैरामीटर को समझा, थॉमा कैविटेशन नंबर ये पूछेगा एग्जाम में, वही बता पाएगा जो हमारी क्लास में आया होगा। बाकी सब तो बोलेंगे कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दें, आपको सोचना चाहिए था क्वेश्चन देने से पहले। बाकी सब ऐसे बोल के ब्लेम करेंगे एग्जामिनर को, ठीक है, मगर तुम कम कर लोगे आंसर बड़ी आसानी से। कैविटेशन टरबाइन एग्जिट पर होता है और ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, और एफिशिएंसी यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब की हमने लिख ली है। बाकी यूनिट स्पीड के फॉर्मूलाज पूछता है तो लिखवा दिए हैं, इतना ज्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हो ही गई हैं। बाद में ये थैंक यू भी पढ़ाना है मुझे आपको। टरबाइन आपका कवर हो चुका है बेटा। अब कल मिलेंगे, कल हमारा चलेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और परसों चलेगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये दो पंप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ाऊंगी। खूब सारा कैलकुलेशन है, कमर मजबूत करके आइएगा, है कि नहीं, वरना कमर टूट जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। टरबाइन आपका क्लोज हो चुका है, जाइए रिवाइज करिए। जितना मैंने लिखवाया है उसी के आसपास आपसे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे। जो नहीं बने ग्रुप पर भेज देना, हम आपस में साथ में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, आप अगर पढ़ने के मूड में होगे तो बहुत सारा कंटेंट लेके जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन आपको कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, बस इतना ध्यान रखना है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का एग्जाम्पल क्या है, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन है। बस एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो कल मिलते हैं पंप के डिस्कशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।